Okay, so let's start our today's lecture. I welcome you all to the brand new lecture of our seventh chapter of our fast track बैच मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, एमजीटी वाला जो चैप्टर हम लोग बोलते हैं, मीटिंग्स वाला चैप्टर कई लोग बोलते हैं, एंड वन ऑफ द लेंथीएस्ट लॉन्गेस्ट चैप्टर है सेक्शन वाइज. ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे सेक्शन कवर कर लिए लास्ट वीडियो में. जिसने अभी तक नहीं देखा है, यू गाइस कैन कवर फ्रॉम दैट वीडियो. ठीक है, तो हम लोगों ने 88 से लेके होप सो 100 तक कवर कर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मुझे बताना. ठीक है, 88 से लेके 100 तक हम लोगों ने इतना पोर्शन कवर किया था लास्ट वीडियो में. ठीक है, अभी आज से शायद हम लोग को 101 से चालू करना है. अगर 88 से लेके 100 के बीच में कोई डाउट हो तो फॉर श्योर आप लोग मेरे से पूछ सकते हो. ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आज हम लोग चालू करेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, व्हाट ऑल वी कैन कवर. ठीक है, अच्छा खासा कंटेंट है इस टॉपिक में. मतलब अभी जो सेक्शंस पढ़ने वाले हैं ना, इन टॉपिक्स में अच्छा खासा कंटेंट भरा हुआ है, प्रोविजन भरा हुआ है. ठीक है, तो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम एंड डायरेक्टली आते हैं हम लोग अपने चैप्टर के ऊपर में. तो ये नोट्स आपको दिख रहे हैं, इसमें एवरीथिंग इज कवर्ड. वी हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. भी चालू कर दे. हम लोग 101 में थे, नोटिस ऑफ द मीटिंग. मैंने उस दिन तुम लोग को सेक्शन याद कराए थे, इफ यू गाइस कैन रिमेम्बर. अगर याद हो गए होंगे तो बढ़िया बात है, नहीं हुए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं. कुछ कुछ चीजें इलॉजिकल थी, कुछ चीजें बहुत लॉजिकल थी. ठीक है, सेक्शन 88 किसी को याद हो किस सेंस में याद कराया था? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो. सेक्शन 88 जो नहीं करा था भाई, लास्ट वीडियो देख के आना, मजा आ जाएगा. 88 बोलो, लिखो जल्दी. इफ यू गाइस रिमेम्बर, सेक्शन 88 इज फॉर. कोई लिख रहा है? ओके. ठीक है, सेट सेट 88 ऐसा कुछ बताया था मैंने, याद है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रखते हैं हम लोग. ठीक है, हाँ, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ग्रेट. चलो, तो चलो लेट्स स्टार्ट. 101 में आते हैं, नोटिस. नोटिस ऑफ मीटिंग. ठीक है, मीटिंग में आना है, मीटिंग में आने का नोटिस. ये अच्छा सेक्शन है, इसके ऊपर भी केस स्टडी बन सकती है. चालू करते हैं अपन लोग. तो ये क्या बोल रहे हैं सर? बोलते हैं सर सेक्शन 101 जो है ना, नोटिस ऑफ मीटिंग. ठीक है, तो मीटिंग का नोटिस जो आता है घर में, ठीक है, इट इज लाइक अ शगुन का लिफाफा. तो 101 रुपए का लिफाफा होता है ना, बस वैसे ही. ठीक है, तो 101 भाई मीटिंग में आने का आपको नोटिस है, बुलावा आया है. तो बोल रहे हैं, अगर आप कोई भी जनरल मीटिंग बुला रहे हो. अच्छा, अगर आपको याद होगा, बेसिक बेसिक अगर आपको पता होगा, जो जनरल मीटिंग होती है, ठीक है, जीएम मतलब जनरल मीटिंग, तो ये एक तरीके से आप मान सकते हो दो टाइप की होती है. या तो ये एजीएम हो सकती है, या तो ये ईजीएम हो सकती है. ठीक है, एजीएम या एजीएम कुछ भी हो सकती है. इफ इट इज एजीएम, साल में एक बार होती है और हर साल होना भी जरूरी है, दैट इज एजीएम. और इसके अलावा जो भी मीटिंग होती है साल भर में, वो क्या होती है? ईजीएम. ठीक है, तो ये बेसिक सेंस का चीजें तो हमको पता है. तो वही बोले सर, अगर आप कोई भी मीटिंग बुला रहे हो, बी इट इधर एजीएम, बी इट इधर ईजीएम, तो हम लोग उसके लिए जनरल वर्ड क्या बोलते हैं? जीएम. ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी जनरल मीटिंग बुला रहे हैं, तो वो क्या बोलता है? आपको कम से कम कितने दिन का नोटिस देना है? इट सेज वी हैव टू गिव एटलीस्ट 21 क्लियर डेज नोटिस इन एडवांस, प्रायर नोटिस. ठीक है, अगर आज मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ भाई मीटिंग में आना है गाइस, तो तुमको एटलीस्ट 21 दिन पहले, मीटिंग की क्लियर 21 दिन पहले मेरे को इन्फॉर्म करना है. सर ये तो समझ में आता है, 21 दिन पहले बता देंगे, नोटिस दे देंगे तो वैलिड नोटिस होगा. लेकिन इसके पहले क्लियर क्यों लिखा है? तो क्लियर का भी अपना एक सेंस है, आगे आएगा जब मैं बताऊंगा. तो लिखा है कि सर जनरली 21 दिन है, लेकिन सर अगर समझो मेरे को 21 दिन का नोटिस वेट नहीं कर सकता मैं, कि 21 दिन 24 दिन पहले मैं बताऊं, देन आफ्टर फिर मीटिंग हो और इतना टाइम पीरियड हो, मेरे को बहुत अर्जेंट है. तो मैं सर शॉर्टर नोटिस पे भी मीटिंग बुला सकता हूँ कुछ केसेस में. तो उसके लिए क्या करना है? अगर आप एजीएम शॉर्टर नोटिस में बुलाने की कोशिश कर रहे हो, तो कब बुला सकते हो? जब आपके मेंबर्स जिनकी मीटिंग होने वाली है, वो खुद ही आपको क्या बोल दे रहे, कि मतलब समझो एग्जाम्पल के तौर पे, हम लोग जितने लोग अभी ये ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, हम ही लोग बोलते हैं कि यार हमको ना अपनी मीटिंग बुलानी है, हमारी हम ही लोग की मेंबर्स की मीटिंग है. ठीक है, लेकिन हमको ना वी डोंट वांट एकदम लेंदीएस्ट, मतलब भारी तामझाम नहीं चाहिए. हमको अगर आप 15 दिन का भी नोटिस दोगे तो चलेगा, 21 दिन की नोटिस की जरूरत नहीं है. तो अगर हम लोगों में से कितने लोगों ने बोल दिया, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, 95% ऑफ आवर मेंबर्स जो कि वहाँ वोट करने का राइट रखते हैं मीटिंग में, उन लोगों ने लिख के दे दिया कि यार हमारी मीटिंग है, हम ही बोल रहे हैं. हम लोग कितने लोग, 95% लोग हाँ बोल दे रहे कि ठीक है यार, आप नाइन शॉर्टर नोटिस में बुला लो, तो वी कैन कॉल इट ऑन अ शॉर्टर नोटिस. लेकिन सर अगर कोई और जनरल मीटिंग की बात है, मतलब किसकी बात होगी? जनरली ईजीएम की बात होगी.
समझ में आ रहा है? तो अगर कोई और जनरल मीटिंग जो बुलाई जा रही है, ठीक है, तो अगर इस केस में मतलब ईजीएम की केस में अब दो बातें हो गई, या तो जिस कंपनी की बात हो रही, जिस कंपनी की ईजीएम की बात हो रही, उस कंपनी में शेयर कैपिटल है या नहीं है। अगर शेयर कैपिटल है तो वहां पे मेजोरिटी नंबर जो मेंबर्स है उनका मेजोरिटी नंबर प्लस ऐसे मेंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं कितना पेड अप कैपिटल का कम से कम 95%। मतलब ऐसे मेंबर्स को हाँ बोलना है जो 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल भी रखते हैं और वो मेजोरिटी इन नंबर्स भी है, ठीक है। तब तो वो कंपनी की क्या बुलाई जा सकती है, शॉर्टर नोटिस में ईजीएम। इसके अलावा और अगर कंपनी में क्या नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं है, तो पेड अप शेयर कैपिटल के बेसिस में नहीं देखते, फिर हम किसके बेसिस में देखते हैं, टोटल वोटिंग पावर में जो लोग कितना परसेंटेज का वोटिंग राइट रखते हैं, 95% का। तो उस केस में भी ये हो सकता है। होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगर ईजीएम बुला रहे हो शॉर्टर नोटिस में, तो यू गाइस कैन कॉल द ईजीएम प्रोवाइडेड 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल जो लोग रखते हैं और मेजोरिटी नंबर्स है। अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है और विदाउट शेयर कैपिटल वाली है, ठीक है, तो वहां पे टोटल वोटिंग पावर का जो लोग कितना परसेंटेज रखते हैं, 95% होल्ड करते हैं, तो दे कैन कॉल, मतलब दे कैन कॉल शॉर्टर नोटिस में भी मीटिंग, मतलब वो वैलिड मीटिंग होगी। अब सर जब आप कैलकुलेट करो 21 क्लियर डेज, जनरली जो ये 21 क्लियर डेज यहाँ लिखा था ना, एक बार मैं बताया था, आएगा जब बताऊंगा, तो 21 क्लियर डेज को सर कैलकुलेट करते तो कुछ प्लस माइनस कर देगा। बोलते हैं हाँ, कौन से दिन को इंक्लूड मत करना, यानी कि एक्सक्लूड करना। क्या सर, जिस दिन आपने नोटिस सामने वाले को सर्व किया, नोटिस सर्व किया, नोटिस सर्व किया, और डेट ऑफ मीटिंग, जिस दिन मीटिंग है, तो ये दो दिन को आप इंक्लूड नहीं करते हो। समझ में आ रहा है? अच्छा, लेकिन सर अगर आप नोटिस किसके थ्रू भेज रहे हो, पोस्ट के थ्रू, तो तुमको 48 आवर्स वाला क्लॉज पता होगा कि हम लोग 48 आवर्स और एक्सक्लूड कर देते, समझो वो इंक्लूड नहीं कर दिए, ठीक है, तो वो हो जाता है। इसके अलावा लिखा है, अच्छा लेकिन वो केवल पोस्ट के उसमें होता है ना, अगर आपने समझो ईमेल के थ्रू, आज की डेट में 99% जो भी नोटिस जाते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे, वो समझो सब ईमेल के थ्रू जाते हैं, तो ईमेल वाले नोटिस में तो तुरंत ही पहुंच जाता है, तो आपको 48 आवर्स वेट नहीं करना पड़ता है कि 48 आवर्स एक ऐसा अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड नहीं रखना पड़ता है। इट इज डिम कि अगर आज आपने भेजा तो वहां उसको सामने वाले को रिसीव हो जाता है इन जनरल। ठीक है, तो फिर लिखा है सर नोटिस में आप क्या क्या बताओगे, सिंपल सी चीजें बात है भाई, डे डेट टाइम एंड प्लेस, डे डेट टाइम एंड प्लेस। सर डे डेट टाइम एंड प्लेस, डे डेट टाइम एंड प्लेस, ये चारों चीज बता दोगे। और क्या बताओगे सर, कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्ट करने वाले हो। मेरे को ये नहीं समझता सर बिजनेस ट्रांजेक्ट करना क्या होता है। बिजनेस ट्रांजेक्ट करना मतलब हम लोग कौन से डिसीजन लेने वाले, कौन सा एजेंडा आइटम वहां रखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आज अपन सबकी मैं मीटिंग बुला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बोलो बस मीटिंग में आ जाना। अरे मीटिंग में आने के लिए हम लोग वहाँ डिस्कशन क्या करने वाले, व्हाट वी आर गोइंग टू डिसाइड, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो ये सब कुछ मेरे को बताना पड़ेगा। फिर लिखे सर नोटिस टू बी गिवन टू मेड, मेड मतलब क्या बोले सर, किसको किसको, कंपनी के मेंबर्स को, अगर मेंबर मर गए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो उसके लीगल असाइनी को देंगे, ठीक है, इसके अलावा ऑडिटर्स को देंगे और डायरेक्टर्स को देंगे, करके MAD ऐसे करके बोला उन्होंने, इन सबको नोटिस जाता है। लेकिन सर सुनो ना, ऐसा हुआ कि ये नोटिस तो सबको भेजना था, लेकिन भूल से ना मैं 5 मेंबर्स को नोटिस नहीं भेज पाया, भूल गया, मतलब भूल क्या गया, मेरी गलती नहीं थी। तो अगर आपसे ओमिशन हो गया किसी को नोटिस जाने का, लेकिन वो ओमिशन क्या, एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल समझते हो, मतलब जानबूझ के आपने नहीं किया, आपका कोई शैतानी दिमाग नहीं था, आप कोई फ्रॉड नहीं करना चाहते, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंटल ओमिशन। ठीक है, तो क्या वो लोग, ये जो 5 लोग मीटिंग में आके मेरी मीटिंग रुकवा देंगे, या मेरी मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ या डिसीजन लिए गए उन सबको इनवैलिडेट करा देंगे, तो बोलते हैं नहीं, जो भी प्रोसीडिंग हुई, प्रोसीडिंग मतलब जो भी वहाँ कर्म कांड हुआ, वो जो भी वहाँ पे घटना घटित हुई, ठीक है, मतलब मीटिंग में जो भी चीजें डिस्कस हुई, जो भी चीजों पे वोट हुआ, जो भी चीजें फाइनल हुई, तो वो सब चीजें ऐसी नहीं हुई जीरो उसका वैल्यू नहीं होगा, इट विल बी लीगली प्रॉपरली वैलिड, प्रोवाइडेड वो जो ओमिशन है, आपसे भूल चूक हुई है, भूल चूक हमेशा माफ होती है। हम लोग भगवान के पास जाके बोलते हैं ना, भूल चूक माफ करना, तो भूल चूक इज माफ, एक्सीडेंटल ओमिशन इज माफ। तो आज मैं मतलब किसी का नाम नहीं आ पाया, किसी की ईमेल आईडी ढंग से नहीं आ पाई, ऐसे कुछ समथिंग जिसमें कंपनी की जेन्युइन गलती हो, कोई फ्रॉड वाला गलती ना हो। आया क्या समझ में? अच्छा पॉइंट था। फिर है मोड्स ऑफ सेंडिंग द नोटिस। अब सर कौन कौन से तरीके से भेज सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में ई मोड है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या होता है सर, ऐसा कोई कम्युनिकेशन जो कंपनी भेज रही थी ऑथोराइज एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम चैनल्स, ठीक है, जिसमें आपको क्या देता है, एट द एंड कंफर्मेशन भी मिलता है, लाइक ईमेल। ईमेल में आपको आता है ना, अगर आप ईमेल कभी किसी को भेजोगे तो आपको वहां पे कंफर्मेशन दिख जाता है। इसके अलावा आपका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है,
ठीक है। और कहाँ पे भेजते हो सर? जो भी सामने वाले मेंबर का, एग्जाम्पल के तौर पे समझो हम लोग 5 लोग हैं, ठीक है, तो 5 लोगों के जो भी लास्ट ईमेल एड्रेस थे, समझो जो मेरा जो भी ईमेल एड्रेस था कंपनी के पास लास्टली रजिस्टर्ड था, उसी में भेजेगी। सिंपल सीधी सी बात है। एग्जाम्पल, नोटिस में भी सेंड थ्रू ईमेल एज अ टेक्स्ट, अटैचमेंट और यूआरएल। अब ये समझते हो क्या? ये मैं रेगुलर क्लासेस में दिखा देता हूँ। टेक्स्ट क्या होता है? जैसे टेक्स्ट के तौर पे आया, कभी मेल आएगा ना तुमको, अब मैं यहाँ पे एक्चुअली तुमको दिखा नहीं पाऊंगा, नहीं तो मैं तुमको दिखाता कि टेक्स्ट के फॉर्म में भी आ सकता है प्रॉपरली ईमेल में। इसके अलावा अटैचमेंट आपको कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आ जाएगा, या यूआरएल एक लिंक आएगा, लिंक में क्लिक करोगे और डायरेक्टली वो गूगल में आपको नोटिस खोल देगा, ठीक है, ऐसा। तो ये कहाँ लिखोगे? ईमेल टू बी एड्रेस टू द एंटाइटल पर्सन, ये तो फालतू की बात है, ठीक है। ईमेल आईडी चेंज करने साल में एक बार मैं मौका दूंगा, ऑफकोर्स तुमको जब अपनी ईमेल आईडी चेंज करना है तुम कर सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन ऑफ ईमेल, याद है अगर कभी तुमने किसी को ईमेल किया होगा तो वहां पे एक सब्जेक्ट की लाइन होती है। सब्जेक्ट लाइन में क्या आएगा भाई? यही कि किस कंपनी का, कंपनी के नाम के साथ उसका प्लेस और डेट एंड द ऑर्डर ऑफ वेबसाइट जो भी नोटिफाइड, मतलब ये सब की चीजें आप मेंशन करोगे, ठीक है, सब्जेक्ट में। तो वो हो गया। इसके अलावा प्लेस नोटिस ऑन दी वेबसाइट ऑफ दी कंपनी, कुछ नहीं, अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट में भी डाल देना, ठीक है, वो बोलना चाह रहे हैं। और अगर आपने किसके थ्रू दिया, मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, पोस्ट के थ्रू अगर आज भेजा मैंने, समझो अगर आज मैं इंडियन पोस्ट ऑफिस या पोस्ट के थ्रू भेजूंगा, तो क्या होता है, वी डोंट नो कि यहाँ से कश्मीर में कब जाएगा और यहाँ से केरला में कब जाएगा। तो इन जनरल व्हाट वी डू, हम लोग मानते हैं 48 घंटे खत्म होने के बाद हम लोग वो अपने आप उसको सामने वाले को सर्व हो जाएगा, मिल जाएगा। तो डिम टू बी सर्व कब मानते हैं? 48 घंटे के बाद। हाँ एग्जैक्टली exactly, जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर कोई शेयर मार्केट में डील करते हैं, मतलब कि अगर आपने एक आध शेयर भी कभी ले रखा है, तो यू विल फाइंड दिस दैट आपको मेरे को तो एक्चुअली डेली वो आता है, ठीक है, कोई ना कोई कंपनी का कोई ना कोई मीटिंग है, कभी टाटा का मीटिंग है, कभी किसी का मीटिंग है, तो मीटिंग का नोटिस आता है। आई विल ट्राई कि कभी मैं ना ऑनलाइन वोटिंग दिखाऊं तुमको कि कैसे वोटिंग होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये तो कवर कर लिया, ईजीएम वाला भी कवर कर लिए थे, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं सर 102 में, इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। इसका ऐसे तो पूरा नाम है स्टेटमेंट टू बी अनेक्स टू द नोटिस, शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। देखो सिंपल सीधी सी बात समझना, एक क्वेश्चन इसका भी है मॉड्यूल, या तुमको कहीं क्वेश्चन बैंक में कहीं क्वेश्चन दिख जाएगा, क्योंकि मैं एक्चुअली इसको अपने टेस्ट वगैरह में देता हूँ। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या है और ये क्यों जरूरी है? समझो अगर आज मैं कोई मीटिंग रख रहा हूँ, स्वेट इक्विटी शेयर्स को हमको इशू करना है, तो यार अगर मैं तुम लोग को बोलूंगा उस मीटिंग में आ जाना, वहाँ हम लोग स्वेट इक्विटी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैंने इतना बता दिया, तो क्या सब सही है? बोलते हैं नहीं यार, इतने से में कहाँ होगा। अब मैं कोई बताओ ना, किन एम्प्लॉइज को देने वाले हो, उनका इंटरेस्ट क्या इन्वॉल्व है, कितने अमाउंट का दे रहे हो, कब तक कंप्लीट करो, ये बेसिक चीजें तो पूरी क्लियर करो। तो जब तक मैं ये सब चीजें क्लियर नहीं करूंगा ना, तब तक वो वैलिड नहीं है। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता क्या है सर? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो भी मीटिंग में एजेंडा आइटम्स रखे गए जिनके ऊपर डिस्कशन और वोटिंग होने वाली है, उनको जब मैं तुमको 21 दिन पहले एडवांस में नोटिस देता हूँ, तो यू गाइस शुड बी वेरी क्लियर ऑन दैट कि भाई क्या क्या होने वाला है कंपनी में। मतलब जब वो डिस्कशन होगा, तो वो आप में आपको हाँ या ना में वोट करना है। तो जब तक मैं आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं दूंगा, तो आप कैसे वोट करोगे प्रॉपरली? ट्रू एंड फेयर कहाँ से आप डिसीजन ले पाओगे? तो अगर आपको सही डिसीजन लेना है, फेयर डिसीजन लेना है, तो जो भी मेरे क्या बोलते हैं डायरेक्टर्स है, मैनेजर है, केएमपी है, या कोई भी बंदा है, ठीक है, या उनके रिलेटिव्स है, अगर उनका मेरी कंपनी के साथ जो जो एजेंडा आइटम रखा गया, एग्जाम्पल के तौर पे समझो हम लोग ना कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, हमारे एक एरिया एक जगह है, हम लोग वहाँ पे 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने वाले या 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने वाले, उसका कॉन्ट्रैक्ट हम लोग एक कंपनी को देने वाले। अच्छा, उस कंपनी में ना, उस कंपनी का मेन एमडी मेरा भाई है और मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ। तो डोंट यू गाइस थिंक कि ये जो मैटर रखा जाएगा मीटिंग के सामने, इसका क्या होना चाहिए? प्रॉपर एंड फेयर डिस्क्लोजर होना चाहिए, जिससे सब पता चले कि मेरा कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। क्या ऐसा हो सकता है उस कंपनी में मैं खुद भी डायरेक्टर हूँ, मैं खुद भी शेयर होल्डर हूँ, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी को जानबूझ के फेवर करके तो नहीं दिया जा रहा है? एक्सवाइजेड सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप एक क्या कर पाओगे, उसकी मीनिंग अच्छे से, 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, अब उसकी मीनिंग, अब उसका स्कोप और उसका इंप्लीकेशन समझ पाओगे। जो भी डिस्कशन होने वाला है रिगार्डिंग बिजनेस ऑफ आइटम्स, मतलब जो भी आइटम्स ऑफ बिजनेस वहाँ पे डिस्कस होने वाले, उसका, तभी तो आप एक फेयर डिसीजन ले पाओगे। तो इसलिए लिखा है, अगर आप नॉन डिस्क्लोजर करते हो या पूरा पूरा डिस्क्लोजर नहीं करते हो, या तो आपने किया ही नहीं, किया तो आधा अधूरा किया, किसके बारे में? और अगर इसके चक्कर में किसको कोई बेनिफिट हुआ है, प्रमोटर को कोई बेनिफिट हुआ, डायरेक्टर को कोई बेनिफिट हुआ, मैनेजर को हुआ, केएमपी को या उनके रिलेटिव को, समझो मेरे भाई को कोई बेनिफिट हुआ, तो आज हमने कंपनी के साथ झूठ बोल के बिना बताए बिना डिस्क्लोज करे अगर हमने ऐसा कोई बेनिफिट कमाया है,
तो क्या मान के चलेंगे कि वो जो पैसा मैं या मेरे रिलेटिव रखिए वो किस फॉर्म में रखे, ट्रस्ट के फॉर्म में। सर ट्रस्ट मतलब अभी विश्वास के नाम से कंपनी का पैसा है वो, जो कि अभी हम लोग रखे, वो हमारा बेनिफिट होगा लेकिन हमारा बेनिफिट नहीं, वो अब कंपनी को ही हमको देना पड़ेगा। तो सिंपल सीधी सी बात है, आप सेक्रेसी मत रखो कोई भी, आप पूरा पूरा फुल डिस्क्लोजर करो, डिस्क्लोजर करो, फिर कंपनी वालों को जो डिसाइड करना होगा दे विल डिसाइड। अगर आपने छुपके छुपाते हुए कोई पैसे के साथ ऐसा कुछ किया, कोई बेनिफिट लिया, तो हम लोग मानेंगे आप डीम टू बी, उसको आप ट्रस्ट के बेसिस में रखे हुए कंपनी के बिहाफ में, और जब कंपनी मांगेगी तो आपको कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। होप सो आ गया होगा ये। नेक्स्ट है सर स्पेशल बिजनेस ही नहीं जी। अब समझो दो बिजनेस होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है स्पेशल बिजनेस। ठीक है, अगर ये आ गया है तो मेरे को बताना, नहीं आया होगा तो फिर मैं और समझा दूंगा। ठीक है, मैं क्या बता रहा था, ओके। समझो दो बिजनेस होते हैं कंपनी में, दो टाइप के बिजनेस होते हैं। अच्छा, दो टाइप की मीटिंग होती है, समझ में आया ना। वैसे ही समझो दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है स्पेशल बिजनेस। सर आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन बोल रहे हो क्या? नहीं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन अलग होता है। ये ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस की बात हो रही, दोनों का कोई लिंक नहीं है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, समझो जैसे ना कंपनी में बोलते हैं सर, आप दो टाइप की मीटिंग पढ़े हो ना, एक होती है एजीएम और एक होती है ईजीएम। अब ये बोले सर एजीएम में, अच्छा कुछ बिजनेस ना, इन्होंने चार बिजनेस को बोला है, ये चार बिजनेस को क्या नाम दिया, ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके अलावा जो भी बिजनेस बचा वो क्या होगा, स्पेशल। सर ये बिजनेस बिजनेस क्या, समझो कोई डिसीजन, कोई ट्रांजेक्शन, कोई रिजोल्यूशन, कोई एजेंडा आइटम जो हम लोग वहां डिस्कशन करने वाले, पास करने वाले मीटिंग में, भाई कोई चीज के ऊपर मुहर लगेगी, कोई डिस्कशन होगा। ठीक है, तो जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो ऑर्डिनरी बिजनेस या स्पेशल बिजनेस, इससे दो टाइप में बांटा है उन्होंने। तो बड़ा ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है सर, चार टाइप के बिजनेस को ऑर्डिनरी बिजनेस बोले, मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस में केवल कितने आते हैं, चार। अगर वो चार चीजें हैं तो वो मतलब वही चार चीजें केवल ऑर्डिनरी बिजनेस है, उसके अलावा जो भी काम कर रहे हो आप मीटिंग में, जो भी डिस्कशन कर रहे हो, जो भी वोट कर रहे हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, वो सब क्या होगा, स्पेशल। सर एजीएम, अब ये आप एजीएम ईजीएम क्या बता रहे हो, देखो एजीएम में ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस है ना, ये केवल कहाँ डिस्कस हो सकता है, एजीएम में, और ये एजीएम में ही होता है। एजीएम मेनली इसी के लिए होती है। ठीक है, अगर आपको ये चार काम करने हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करना है, ऑडिटर को अपॉइंट करना है, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसको अप्रूव और कंसिडर करना है, अडॉप्ट करना है, ये सब कुछ, या डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट वगैरह है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है, उसका रेम्युनरेशन करना है, तो ये सब जो चार धंधे हैं, ये चार धंधा अगर आपको करना है तो आप ये ईजीएम में नहीं कर सकते हो, इसके लिए इन जनरल क्या कहाँ पे करना पड़ेगा, एजीएम में करना पड़ेगा। आया क्या समझ में? देखो अगर तुमको पहले से पता है तो वेल एंड गुड है ना, तो इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं पता तो कई सारे बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते। ठीक है, दे मतलब एकदम वो हो जाते इसमें, इधर उधर गलत वो कर लेते। ठीक है, तो एक बताए एजीएम, एक बताए ईजीएम, क्लियर है ना, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिजनेस चार टाइप के बिजनेस है, उसके अलावा जो बचा वो सब क्या, स्पेशल बिजनेस। अब क्या ईजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस हो सकता है, बोलते हैं नहीं, तो ईजीएम में जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, स्पेशल बिजनेस। ईजीएम में तो सर एजीएम में केवल ऑर्डिनरी होगा, स्पेशल नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं है। एजीएम में ऑर्डिनरी भी हो सकता है, स्पेशल भी, लेकिन ऑर्डिनरी केवल कहाँ होता है, एजीएम में होता है। और आप बोलोगे कि ऑर्डिनरी बिजनेस को मैं इन जनरल ईजीएम में डिस्कस करूँ, दैट इज इन जनरल नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है ऐसा? होप से समझ में आया होगा ये। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई। बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितेश को समझ आ गया, ओके ग्रेट। नेहा को भी आ गया, वेरी गुड। तो तुम लोग सबको तो आ गया, क्या बात है। चलो, हाँ, नेक्स्ट है फिर के स्पेशल बिजनेस क्या है एजीएम में, तो देखिए इन एजीएम सारे बिजनेस क्या होते हैं, डिम टू बी। ठीक है, स्पेशल अदर देन, मतलब ये सब क्या है, ऑर्डिनरी, इनके अलावा जो भी करोगे वो क्या होगा, स्पेशल। तो याद रखना हमेशा ये चार बिजनेस को ही क्या बना गया, स्पेशल ऑर्डिनरी बिजनेस। तो क्या बोल रहे हैं सर, पहला कंसिडरेशन एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। ये एक्चुअली तुम्हारे कोर्स में नहीं सी फाइनल में, बट जनरली मैं इसको बता दूं, वो ये किया, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट और उनका रेमुनेशन डिसाइड करना। ये चार के अलावा जो भी बिजनेस होते हैं वो स्पेशल होते हैं। तो स्पेशल बिजनेस कहाँ होते हैं, ईजीएम में। तो जो भी बिजनेस होगा, ठीक है, ईजीएम में, वो अपने आप ही क्या होगा, स्पेशल होगा, प्रोवाइडेड डेट जहां पे कोई आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस है वो अफेक्ट करे किसी और कंपनी को, ठीक है, वहां की शेयर होल्डिंग को, तो वहां के लोगों के भी अगर समझो, अब ये फालतू की बात लिखी है, इतना नहीं है, ये भी आपको डिस्क्लोज करना है। ये तो आपको यहाँ पे बता दिया ना इतना, इसके बाद की बात बता रहा है, ये फर्स्ट सेकंड पढ़ा है ना, उसके बाद की बात उसी में रिलेटेड बता रहा है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है, कोई स्पेशल बिजनेस है जिसमें कोई तो भी शेयर होल्डिंग, ठीक है,
जो वो लोग रख रहे, कौन, डायरेक्टर, प्रमोटर, मैनेजर, केएमपी, एवरी ऑफिसर अदर देन केएमपी, ये लोग, ठीक है। तो वो आपको कहाँ पे बताना है, एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट में। अगर वो लोग कितना रख रहे, कम से कम पेड अप शेयर कैपिटल का 2% रखते हैं, अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो। इसकी डेप्थ में हम लोग इतना नहीं जाते, बस इतना समझना होगा, आपने नहीं बताया, कॉन्ट्रावेंशन किया, तो तुमको पेल देगा वो, समझ में आ रही है। तो सर समरी क्या है, ये उसकी समरी है, ठीक है। स्पेशल बिजनेस क्या होता है सर, सारे बिजनेस, इन चारों को छोड़ के वो सब क्या होता है, अपने आप स्पेशल। ईजीएम में जो भी बिजनेस होता है वो सब क्या होता है, स्पेशल बिजनेस होता है, ठीक है। एजीएम में चार के अलावा जो भी बिजनेस होते हैं वो सब स्पेशल है। अच्छा, एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, अभी तुमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं सितंबर में, ठीक है, वही बोलना चाह रहा है। ये क्या, ईएस, ईएस क्या होता है सर, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। किस ट्रांजेक्शन के लिए नहीं देना है, अगर आप कौन सा बिजनेस डिस्कस कर रहे हो, ऑर्डिनरी बिजनेस। मेरी बात समझो, अगर आज आप अगर एजीएम में कौन सा बिजनेस डिस्कस करने वाले हो, ये चार, तो इसके लिए आपको अलग से क्या नहीं देना, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो नहीं भी दोगे तो क्या होगा, इट विल बी वैलिड, क्यों, क्योंकि लॉ ने खुद ने मेरे को क्या किया, अलाउ किया है। तो समटाइम्स हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है उसको। आया ना समझ में। नेक्स्ट आ जाओ, कोरम ऑफ द मीटिंग। सर कोरम क्या होता है, कोई लिख के बताएगा कि उस दिन मैंने क्या बताया था कोरम के बारे में। मैंने स्पेशली बोला भी था लिख लेना, लास्ट क्लास में। ए जल्दी बोलो, आता है तो ठीक है, नहीं है तो बताओ, कोरम के बारे में, कोरम होता क्या है। और नहीं आता है तो प्लीज लिख लो, मैं बता देता हूँ, ठीक है। कोरम को ऐसा लिख लो कि कोरम इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंबर्स of the company to be personally present। कोई दिक्कत नहीं जितेश, लेक्चर डाला हुआ है, यू गाइस कैन वॉच इन द यूट्यूब, ठीक है, प्रॉपर डाला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोरम मतलब ना इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, इतना समझ लो। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट टू स्टार्ट अ मीटिंग, टू कंडक्ट अ मीटिंग, टू कैरी ऑन अ मीटिंग, इसलिए। तो किसी भी मीटिंग को चालू करने के लिए, चलाने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स लगते हैं, वो लोग का होना जरूरी। जब तक वो लोग नहीं आएंगे मीटिंग में, तब तक मीटिंग चालू नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं आगे। तो वो होता है वो, ठीक है, कोरम। सर एक वर्ड होता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी भी कोरम में आता है कि नहीं, प्रॉक्सीज डोंट हैव अ राइट टू बी काउंटेड अंडर कोरम। तो प्रॉक्सीज को कोरम में काउंट नहीं करते, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड बताया पर्सनली। मैं अपनी हर क्लास में लिखा था, कोरम में इंपॉर्टेंट वर्ड है पर्सनली। पर्सनली खुद आना पड़ेगा ना भाई, अगर मेरा कोरम आ जाता और इसमें काउंट हो जाता, मतलब प्रॉक्सी आ जाता और कोरम में काउंट हो जाता, तो बात ही बात होती, फिर क्या ही बात होती। ठीक है, चलो आ जाओ, तो लिखा अनलेस आर्टिकल्स। अब समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर आपकी पब्लिक कंपनी का केस है या प्राइवेट, समझो अगर आपकी प्राइवेट कंपनी, तो कितने लोग चाहिए आपको मीटिंग चालू और बढ़ाने, आगे बढ़ाने के लिए, दो मेंबर्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैसे भी कितने होते हैं, मिनिमम दो मेंबर्स होते हैं, तो दो लोग भी होंगे तो चल जाएगा। और पब्लिक कंपनी में क्या है ये, लेकिन इन दोनों के ऊपर चालू कैसे हुआ, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर लार्जर ग्रुप, मतलब अगर आपके आर्टिकल्स में कुछ और नहीं लिखा, हायर लिमिट नहीं सेट की गई है, तो फिर क्या होगा, जो लिमिट तुमको सामने में दिख रही है, ठीक है। तो बोलना चाह रहा है कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो कितने लोग पर्सनली प्रेजेंट चाहिए, अगर 1,000 शेयर होल्डर तक है तो 5 लोग, 1,000 ज्यादा लेकिन 5,000 तक है तो 15 लोग, और 5,000 से उसके बाद जितने भी ज्यादा, 2 लाख भी क्यों ना हो, तो कितने लोग चाहिए, केवल 30 लोग। तो 5, 15, 30, इतने लोग अगर प्रेजेंट है तो आपका कोरम वैलिडली प्रेजेंट है, ठीक है। अगर कोरम कितने देर में नहीं आया, हाफ एन आवर में, हम हाफ एन आवर वेट करते, जितना टाइम है, 11 बजे का टाइम था, 11:30 तक नहीं आया, तो हम लोग क्या कर देते हैं, वो मीटिंग को, हम लोग इन जनरल वो मीटिंग को क्या कहते हैं, एडजॉर्न। लेकिन अगर वो मीटिंग कौन बुलाया था, रिक्वेजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी बनता है पॉइंट, तो वो कैंसिल हो जाती है। समझो एग्जाम्पल के तौर पे, तुम लोग रिक्वेजिशनिस्ट कौन, तुम लोग कंपनी के मालिक लोग हो, शेयर होल्डर हो, तुम ही लोगों ने मेरे को बोला था मीटिंग बुलाओ, मैंने मीटिंग बुलाई, अब मीटिंग में तुम ही लोग नहीं आए, वैलिड क्वोरम नहीं है, तो मैं अगली बार उसको एडजॉर्न थोड़ी नहीं करूंगा, पोस्टपोन थोड़ी नहीं करूंगा, आई विल कैंसल इट, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल है, मतलब रिक्वेजिशनिस्ट वाली मीटिंग नहीं, नॉर्मल मीटिंग है, तो फिर वो एडजॉर्न होती है कब, नेक्स्ट वीक में, सेम डे, सेम वीक, सेम डे, सेम नेक्स्ट वीक, ठीक है, एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस, जब तक कुछ और डेट या टाइम डिसाइड नहीं हो जाता। समझ में आ रहा है, मतलब अगले हफ्ते में सेम डे, सेम प्लेस, सेम जगह, जो भी है सेम टाइम पे होगी इन जनरल। अच्छा समझो, लेकिन अगर हम लोग उसको चेंज करें, हम लोग 7 दिन नहीं, हम लोग 10 दिन का टाइम ले रहे हैं, मतलब हम लोग नेक्स्ट वीक नहीं कर रहे, हम लोग उसके और ज्यादा कर रहे हैं, तो कम से कम फिर कितने दिन पहले बताना पड़ेगा, 3 दिन का कम से कम एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, अगर आप चेंज कर रहे हो तो, मतलब अगर अभी ये सेम वाला नहीं मान रहे हो तो आपको कम से कम 3 दिन, 3 दिन पहले एडवांस में नोटिस देना है। कहाँ पे, अगर
इंडिविजुअली मेंबर्स को पॉसिबल है तो सबको भेज दो, नहीं है तो फिर कहाँ पब्लिश करा दो, न्यूज़पेपर में, इंग्लिश और वर्नेक्यूलर। वर्नेक्यूलर मतलब बोल सकते हो लोकल लैंग्वेज। अब समझो सर, एडजॉर्न मीटिंग हुई जिस दिन, मतलब जो पहले वाली मीटिंग थी, ओरिजिनल मीटिंग एडजॉर्न हुई, आज एडजॉर्न मीटिंग है। अब एडजॉर्न मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं आया तो फिर एडजॉर्न करेंगे क्या? नहीं, हाफ एन आवर वेट करें, नहीं आया तो जितने मेंबर्स खुद से प्रेजेंट है उन्हीं को हम लोग डीम टू भी क्या मान लेंगे? कोरम। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट है नोट, एओए कैन ओनली प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर ऑफ कोरम। कम बोल सकते कि नहीं, क्योंकि एक्ट तो सुप्रीम है ना। समझो जैसे एक्ट में 5 बोला है कम से कम, तो 5 से कम नहीं कर सकते, 5 से ज्यादा आप रख सकते हो अपने लिए, हायर लिमिट, कम नहीं रख सकते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स शैल नॉट बी काउंटेड फॉर कोरम जिस मैटर में उनके राइट्स अफेक्ट नहीं हो रहे। सर ये क्या हम लोग, मैं बढ़ाया था भाई सेक्शन 47 आई थिंक, ठीक है, मैंने उसमें ये भी बताया है तुम लोगों को कि भाई प्रेफरेंस होल्डर्स को हर जगह मुंह उठा के वोट करने का राइट नहीं होता है। उनको केवल उन्हीं मैटर्स पे वोट करने का राइट होता है जहाँ पे उनके राइट्स डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे होंगे, तो वहां तो हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे जहाँ उनका कोई मैटर ही इन्वॉल्व नहीं है। वन मेंबर रिप्रेजेंटिंग टू कंपनीज इज काउंटेड एज टू मेंबर्स। हाँ। अच्छा सर, कंपनी वाला भी बताऊंगा अभी, डोंट वरी। कंपनी वाला भी बताऊंगा कि कंपनी के केस में, अब समझो कंपनी तो खुद वोट करने नहीं आ सकती ना, तो उसके बिहाफ में कौन आता होगा? कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। चलो आओ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 106 रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। अभी क्या सर, अभी आपने बताया कि हम वोट तो करते हैं, अच्छा 106 में क्या है? वोटिंग राइट्स के ऊपर क्या हो सकता है? रेस्ट्रिक्शन। सर हम लोग किसी का भी राइट छीन सकते, खा सकते, हक नहीं यार, देखो वोटिंग करने का एक हक होता है, एक राइट होता है। आप ऐसे किसी के राइट को, किसी के हक को छीन नहीं सकते, प्रोवाइडेड केवल कुछ ही जगह रेस्ट्रिक्शन है, मतलब कुछ के एक आध जगह ही है। मतलब आप ऐसे, नहीं तो कंपनी के डायरेक्टर्स क्या करेंगे, अरे तू ज्यादा शेयर होल्डिंग वाला, चल तेरे राइट्स रोक देते तो हमारे इसको अफेक्ट कर सकता है। हमेशा ऐसे ही करेंगे, कोई भी इलॉजिकल फर्जी मैनर में। तो बोल रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट, एक्ट में कहीं कुछ और लिखा हो, ठीक है, AOA may provide that a member shall not exercise voting right in respect of the shares जो उसके नाम पे है, जिसमें उससे कोई पैसा क्या अनपेड है, ठीक है। और कंपनी हैज एक्सरसाइज एनी राइट ऑफ लीन, मतलब अल्टीमेटली में क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका पैसा क्या है, अनपेड है, ठीक है, तो आप राइट टू लीन क्या बोलते हैं लगा सकते हो। अनपेड है या राइट टू लीन लगा हुआ है, तो इन केसेस में आप क्या कर सकते हो, सामने वाले की वोटिंग राइट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इसके अलावा नहीं लगा सकती। मतलब सिंपल सीधी सी बात समझो सर, अगर आपका 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए जो भी है, ठीक है, उतना अगर कंपनी को देना बचा हुआ है, तभी कंपनी क्या लगा सकती है मेरे राइट्स के ऊपर में? रेस्ट्रिक्शन। मतलब हो सकता है फिर मेरे को वोटिंग का राइट ना हो, पार्शियल राइट हो या कुछ और हो, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। और सही है ना भाई, नहीं तो ऐसे में तो कंपनी हर फालतू फालतू चीजों के लिए आपके राइट को रेस्ट्रिक्ट कर देगी। तो लिखा है एक्सेप्ट एज स्पेसिफाइड अबव, ऊपर जैसा बताया, कंपनी शैल नॉट प्रोहिबिट मेंबर फ्रॉम वोटिंग राइट ऑन एनी अदर ग्राउंड। समझ में कोई और ग्राउंड बोल के आप क्या नहीं कर सकते मेरे को वोटिंग करने से प्रोहिबिट। लेकिन सर अगर हम लोग पोल ले रहे हैं तो, पोल समझते हो ना, जिसमें जितने नंबर ऑफ शेयर उतने नंबर ऑफ वोट, तो क्या मेंबर या उसका प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का काम ही केवल क्या होता है, पोल में वोट करने का, ठीक है, तो वो entitled to more than one vote need not use all his votes or cast in the same way all his vote he uses, that is he can split his vote for and against the same resolution। मेरी बात समझो, जैसे अगर आज एक रिजोल्यूशन सामने रखा गया है, मैं यहाँ वोट करने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं 50 में हाँ 50 में ना बोल सकता हूँ, क्या बोल रहे हैं, हाँ ही कैन स्प्लिट हिज वोट्स फॉर एंड अगेंस्ट द सेम रेजोल्यूशन, अपने हिसाब से उसको जैसा करना है वैसा कर सकते हैं। जरूरी नहीं पूरे वोट कास्ट करे, 100 की 100 वोट कास्ट करे, उसका मन होगा कम, उसका मन होगा ज्यादा, तो दे कैन कास्ट। समझ में आ रहा है? अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है ये, एक बार ये पढ़ लो, ठीक है, तुम्हारे कोई डाउट है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, देख लेता हूँ जब तक। तुमने क्या लिखा है, अगर 3 रिजोल्यूशन मतलब? अच्छा मतलब ओवरऑल मीटिंग में, समझ गया, ठीक है, अगर 3 बातें डिस्कस करनी, ये कोरम ऑल टाइम प्रेजेंट होना चाहिए ना हर चीज के लिए, ठीक है, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग ही वैलिड नहीं है। अगर तुम लोग को 3 वर्ड याद होगा, कॉल, कन्वीन, कंडक्टेड, तो तीनों सही से होना चाहिए। अगर इसमें एक में भी कोई 3 5 हो रहा है तो फिर चीजें विल नॉट बी गुड, तो वो नहीं चलेगा फिर, ठीक है, कोरम ऑल टाइम प्रेजेंट होना चाहिए। एक बार ऐसा केस बना, ऑल तो तुमको तो अभी क्या है, सीए फाइनल में आओगे तब तुमको समझ में आएगा। बोर्ड मीटिंग का एक केस था, ऐसा भी होता है, और ये भी होता है कि मेंबर स्टार्टिंग में तो थे लेकिन एंड में नहीं थे, बीच में उठ के चले गए, तो फिर वो मीटिंग एक तरीके से वो हो जाती है ना। समझ में? मीटिंग में ऑल टाइम कोरम होना चाहिए, जब कोरम पढ़ोगे तो कोरम शुड बी प्रेजेंट ऑल टाइम। कौन सा वाला क्वेश्चन था? हाँ यही वाला ना, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कि ऑल द टाइम प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ। हाँ, आगे ना समझ में, मतलब मैंने जो बताया वो समझ में आया ना, सही बोला ना तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग?
क्योंकि कभी कभी वो क्वेश्चन समझने में भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है। चलो, तो आई होप ये तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर जॉइंट शेयर होल्डर है तो उसमें क्या होगा, तो जब तक ए में कुछ और नहीं बोलता, मतलब कॉन्ट्ररी नहीं बोलता, तब तक क्या मानेंगे, जॉइंट शेयर होल्डर्स मस्ट कंकर इन वोटिंग, तो वो लोग करेंगे उसमें। तो इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर्स वोटिंग इज डन इन ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी। अब ये भी याद रखना, मतलब दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन ऑन एनी ऑफ दिस पॉइंट। इतना इनके पास ऑप्शंस है ना, एक पॉइंट के ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हो वो। तो लिखा है अब किसके बेसिस में इन जनरल वोटिंग होता है, सीनियोरिटी। अब वो कहाँ से आता है, नाम के अकॉर्डिंग आता है। कहाँ पे, आर ओ एम, सर आर ओ एम क्या होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो उसमें जैसा भी आपका नाम लिखा है उसके अकॉर्डिंग, या आपने क्या दिया है, शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डर्स इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 4 लोग हैं, हम लोगों ने 4 लोगों ने मिलकर प्राची का इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई प्राची जिधर वोट करेगी उधर वैलिड होगा, तो प्राची का वोट वैलिड होगा हमारे बिहाफ में। अ कंपनी कैन रेस्ट्रिक्ट वोटिंग राइट्स इन केस ऑफ अनपेड कॉल्स और लीन ओनली ऑथराइज। हाँ ऑफ कोर्स, तो वो तभी रेस्ट्रिक्ट कर सकती है ना जब आर्टिकल्स में पावर दी गई है कि आप कहाँ कर सकते हो, अनपेड कॉल्स के ऊपर, आप शेयर्स के ऊपर वोटिंग राइट छीन सकते हो या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत रोक रुकावट लगा सकते हो। समझ में आ गया। चलो, तो एक ये सारा सा पॉइंट है, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स कुछ नहीं होता जनरली। समझो, कभी भी कंपनी में कोई भी केस हो रहा है ना, समझो आज कंपनी में वोटिंग होगी, जैसी कंपनी की मीटिंग होगी ना, तो मीटिंग में सबसे पहला क्या काम होता है पता है क्या, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट। समझ में आ रहा है, तो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होता है। तो जब चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होगा तो सबसे पहले ना वहां पे वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स होता है। मतलब इन जनरल जब तक कुछ और नहीं बोला जाता, जब तक पोल डिमांड नहीं किया जाता, तब तक हम लोग कोई भी रिजोल्यूशन कैसे पास करते हैं, शो ऑफ हैंड से। ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिकली भी आप मांग सकते हो। आज की डेट में क्या होता है, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिकली और पोल से हो जाता है। अच्छा, प्राइवेट कंपनीज वगैरह में जनरली काम होता है, शो ऑफ हैंड्स ही काम हो जाता है, भाईचारा होता है वहाँ पे। भाईचारा प्रिवेल करता है, भाईचारा इन द सेंस समझो, आज जितने लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, समझो, है ना, तो हम लोग ये जितने लोग भी हैं, हम लोग को पता है एक दूसरे की अपनी कंपनी है, अपन लोग सब दोस्त या रिश्तेदार है, तो वी कैन अपने आप में, तो अलग से फिर कोई दिक्कत नहीं होती। फिर लिखा है कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द इफेक्ट of passing of resolution or otherwise, कुछ नहीं बोल रहे। समझो, फॉलोइंग shall be conclusive evidence of the fact of passing of resolution or otherwise, declaration by chairman of passing of such resolution and entry to the minutes। कुछ नहीं। अब कैसे प्रूफ करोगे, अब मेरी बात समझो, पोल वोल में तो क्या होता है, पोलिंग पेपर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली वोट होता है, तो उसका रिकॉर्ड होता है। लेकिन शो ऑफ हैंड्स में कैसे पता चलेगा कि कब आदमी, कौन सा आदमी कितने बार कौन सा हाथ उठाया था। तो इन जनरल वो जैसे भी हुआ है, वहां आपके पास अलग से कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो उसमें हम एविडेंस के तौर पे कैसे मानेंगे आज। तो अगर आपने क्या किया है, चेयरमैन ने एक डिक्लेरेशन दी है लिख के कि भाई सही में रेजोल्यूशन पास हुआ है, और ये चीज कहाँ नोट हो गई है, मिनट्स, मिनट्स बुक समझते हो ना, 118, सेक्शन 118 में मिनट्स बुक आती है, तो वहां पे अगर ये चीज मेंशन है तो इट विल बी वेरी वेल। तो हम उसको डिम्ड मान लेते कि यानी कि सही में शो ऑफ हैंड से जो भी हुआ है सब सही हुआ है, अच्छा हुआ है और हो गया है। आया क्या समझ में। अगर इतना आ गया तो बताओ, फिर अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में, दैट इज प्रॉक्सी, 105 में। सबको आ गया ना, कोई डाउट यहाँ तक। ग्रेट। ये पक्का तुम लोग को आ गया ना, सब लोग को, जितने लोग हो भाई, तुम्हारे डाउट के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ प्रॉपर। ठीक है, मीहा, प्राची, जितेश भाई, प्रिया इज ओके, ग्रेट। हाँ, चलो बढ़िया, ग्रेट। चलो चलो चलो। तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था प्रॉक्सी। अब समझो प्रॉक्सी क्या होता है। ठीक है, तो सेक्शन 105 में प्रॉक्सी डिफाइंड है। प्रॉक्सी मतलब होता है, मैं उस दिन जो बताया था, अपने घर में अगर इनविटेशन कार्ड आया अपने पापा के नाम से, मम्मी के नाम से, किसी और के नाम से, ठीक है, तो हम लोग खुद, अब मम्मी पापा हर जगह तो जा नहीं सकते, एक दिन में 2 शादी कैसे अटेंड करेंगे, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन जा रहे हैं। तो वैसे ही होता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है, जब अपन लोग मीटिंग में खुद नहीं जा पा रहे मेंबर, तो उसके बिहाफ में उसका कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जाता है उसको वहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इट कैन बी अ प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी बोलते हैं हम लोग। अब प्रॉक्सी को 2-3 चीजें याद रखना। प्रॉक्सी को कुछ राइट होता है, कुछ राइट्स नहीं होता है। प्रॉक्सी को एक ही राइट होता है सर, सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन सा राइट होता है सर, वोटिंग बाय पोल। तो प्रॉक्सी केवल एक ही चीज के लिए जाता है, वोट करने के लिए बाय पोल। अब समझो अगर प्रॉक्सी बोलेगा, प्रॉक्सी का 3 राइट याद रखना जो नहीं मिलता है, जैसे कि प्रॉक्सी कुछ बोल नहीं सकता, उसको कुछ बोलने का पावर नहीं है। समझ में, वहां पे आके अपना कोई पक्ष या कुछ बोल नहीं सकता है, चुप रहे ऐसा बोलते हैं उसको, तेरा कोई पास पावर नहीं है। सेकंड है, प्रॉक्सी बाय शो ऑफ हैंड्स वोट नहीं कर सकता, शो ऑफ हैंड्स करेगा उसका हाथ काट देंगे, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो केवल पोल से वोट करेगा। ठीक है, बोलेगा तो तेरी जबान काट देंगे, तो बोल भी नहीं सकता। और कोरम में काउंट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे।
मतलब कोरम में काउंट नहीं होगा, ये चल चल चल, समझ में आ रहा है? तो उसका कोई काम ही नहीं है, उसका एक ही काम है, वोट, केवल एक ही काम है, दैट इज कि उसको हम लोग बाय पोल से वोटिंग करने के लिए बुला दें। अच्छा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से वोटिंग है तो फिर प्रॉक्सी का सच नीड भी नहीं है। अगर आपने घर बैठे ही वोट कास्ट कर दिया तो ठीक है, एनी मेंबर जो कि अटेंड और खुद वोट कर सकता है, वो अपने बिहाफ में किसी और को क्या बोल सकता है, अटेंड करने के लिए प्रॉक्सी को और वोट करने के लिए। ठीक है, तो प्रॉक्सी के पास क्या राइट नहीं होता स्पीक करने का, और वोट भी केवल किस में कर सकता है, ऑन अ पोल। तो लिखा है, जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ और नहीं बोलता। ठीक है, दिस सब सेक्शन नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो जिसमें शेयर कैपिटल नहीं उसके ऊपर ही लगता भी नहीं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के लिए बताएगी। ठीक है, हु शैल नॉट बी एंटल टू अपॉइंट प्रॉक्सी, तो कुछ क्लास ऑफ कंपनीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, हमारे काम का नहीं है, उनको प्रॉक्सी अपॉइंट करने का मतलब वो नहीं मिलेगा। फिर लिमिट क्या है, इंपॉर्टेंट। अब समझो, अगर आज के डेट में समझो हमारे पास मिस्टर जितेश है जो प्रॉक्सी बनने वाले हैं, तो कितने कंपनी के प्रॉक्सी बन सकते हैं, मतलब कितने मेंबर्स के प्रॉक्सी बन सकते हैं कंपनी में? तो बोल रहा है मैक्सिमम लिमिट क्या है इनकी, 50 मेंबर्स या 10% ऑफ शेयर ओवरऑल में। समझो एग्जाम्पल के तौर पे, मैं मिस्टर एलवी अगर कंपनी में 12% शेयर होल्ड करते हैं, या समझो 8% में होल्ड करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे 8% होल्ड करता हूँ, तो क्या मेरे प्रॉक्सी बन सकते हैं? हाँ। इसके अलावा 49 और लोगों की प्रॉक्सी बन सकती है। ठीक है, अब समझो प्राची, अगर प्राची 2% होल्ड कर दिए, तो उनके भी बन सकते हैं क्या? हाँ, उनके भी बन सकते हैं। तो ओवरऑल कितना हो गया, 10%, 10 वाला कवर हो गया। और अभी उधर कितनी लिमिट बची, 48। तो क्या अब और 48 लोगों की प्रॉक्सी बन सकती है? नहीं, क्योंकि उनकी पहली लिमिट कौन सी, 10%, वो कवर हो गई। या तो 50 की लिमिट कवर हो गई, या 10% की लिमिट कवर हो गई। तो आप क्या हो गया, आप बाहर हो गए, अब आप और किसी की प्रॉक्सी नहीं बन सकते, आप उन्हीं लोग की प्रॉक्सी उतने गिराओगे। सर एग्जाम्पल की तरफ से समझो, अगर मैं 28% शेयर होल्डिंग रखता हूँ कंपनी में और मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ, तो मेरे बदले मैंने मिस्टर जितेश को बोला कि सर आप जाएंगे क्या? तो मिस्टर जितेश बोले ठीक है ना सर, मैं चले जाऊंगा। ठीक है, तो क्या ये जा सकते हैं? क्योंकि अभी तो आपने सर बोला 10% की लिमिट है। हाँ, 10% की इंडिविजुअल, अब कोई इंडिविजुअल मेंबर अकेला अगर 10% के ऊपर रखता है, तो मिस्टर जितेश फिर केवल उन्हीं के क्या बनेंगे, प्रॉक्सी, उसके अलावा किसी और की प्रॉक्सी नहीं बन सकते, किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। सर वो 50 का लिमिट, फिर 50 का लिमिट गया ना यार, 50 का लिमिट देखना ही नहीं, फिर एक ही जन का आप कितना परसेंट, वैसे ही इतना परसेंट होल्ड कर रहे हो 10% के ऊपर। तो दोनों में से जो भी पहले भरेगा आप कर सकते हो। ठीक है, कई बच्चे ना वो 10% वाली लिमिट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज उसको याद रखना। तो वही चीज मैंने यहाँ पे बता दी। अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या, सेक्शन 8 कंपनी के और एक एक्सेप्शन है। बोलते सेक्शन 8 अगर कंपनी है, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉक्सी बनाने वाले हो, तो वहां पे बंदा वही प्रॉक्सी बन सकता है जो खुद भी क्या हो, मेंबर। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मिस्टर एलवी सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर है, और मिस्टर जितेश सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर नहीं है। तो मिस्टर एलवी मिस्टर जितेश को क्या नहीं बना सकते, अपना प्रॉक्सी नहीं बना सकते, क्योंकि मिस्टर जितेश उस कंपनी के मेंबर नहीं है। तो सेक्शन 8 कंपनी में ये एक लिमिट रेस्ट्रिक्शन है, समझो। मैं अभी बताया 50% और नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, उसमें से जो भी होगा। लेकिन अगर एक अकेला पर्सन 10% ज्यादा रख रहा है, वो 28% वाला एग्जाम्पल, तो वो फिर केवल किसका बनेगा, सिंगल पर्सन का प्रॉक्सी बनेगा, उसके अलावा किसी और का प्रॉक्सी नहीं बनेगा। प्रॉक्सी फॉर्म कौन से फॉर्मेट में होता है, एमजीटी 11 के फॉर्म फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और जो भी आप नोटिस देते हो ना 101 में, ठीक है, उसमें आपको रीजनेबल प्रोमिनेंस के साथ एक स्टेटमेंट देना है कि जो बंदा खुद आ सकता है अपने बिहाफ में किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। जरूरी नहीं हर बार प्रॉक्सी क्या हो, मेंबर हो, केवल सेक्शन 8 कंपनी के लिए मैंडेटरी है। अगर आपने कुछ भी डिफॉल्ट किया तो ऑफिसर, जो भी ऑफिसर लायबल है उसको इतना पेनल्टी लगेगा। ओके, फिर प्रॉक्सी फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ये मेरे सर प्रॉक्सी फॉर्म कब तक जमा करना पड़ता है? तो समझो, अगर आज मीटिंग होने वाली है ना, जब भी उसके 48 घंटे पहले आपको कंपनी को इन्फॉर्म कर देना कि मालिक मेरे बदले मिस्टर एलवी मैं नहीं आऊंगा, मैं मिस्टर एलवी बता रहे कि मेरे बदले मिस्टर जितेश आएंगे। तो कितने दिन पहले बताना है? तो बोलते हैं 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग आपको बता देना है, जो भी जरूरी है उसके साथ में आप बता दोगे। फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट क्या बोले सर, आज समझो अगर मेरे बदले मिस्टर जितेश आने वाले, तो मेरे को एक प्रॉपर एक लेटर बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपरली उनको ऑथोराइज करते हुए, समझ में आना, अगर स्टेम स्टेम लगता है तो वो सब लगाना पड़ेगा, जो भी लगती है एक्सवाइजेड चीजें अपने बिहाफ में मेरे बिहाफ में आने वाली, यस। तो ये बना के किसको सबमिट कर देना है, कंपनी को, कितने घंटे पहले, 48 घंटे पहले मीटिंग के। तो इसी को इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है, प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये हो गया। तो आपके बिहाफ में जो भी आपका ऑथोराइज, और अगर लेकिन अपॉइंट और ड्यूली प्रॉक्सी शैल बी साइन बाय, ऑफ कोर्स जो भी अपॉइंटर है मैं साइन करके दूंगा कि यार मेरे बिहाफ में मिस्टर सो सो आने वाले हैं। इसके अलावा अगर अपॉइंटर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट, बीसी, मतलब ये कोई गाली नहीं बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है बीसी मतलब कि कोई बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो उसका जो भी ऑथोराइज ऑफिसर या ड्यूली अपॉइंट ऑथोराइज अटॉर्नी होगा, अटॉर्नी क्या होता है, एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव होता है, समझ लो। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसी फर्जी पॉइंट है वही, कि कंपनी का खर्चा नहीं लगेगा। ठीक है, और कंपनी के खर्चे में हो रहा है तो कुछ भी ऐसा खराब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एम जी टी 11 वाला मैंने बता दिया।
अगर MGT 11 में एन इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग प्रॉक्सी इन फॉर्म MGT 11 shall not be questioned on the ground that it fails to comply with the special requirement of AOA। ठीक है, अगर आपने किसके अकॉर्डिंग बनाया, आपका ये जो फॉर्म है ना, ये जो आपने फॉर्म फॉर्मेट यूज किया है, किसके अकॉर्डिंग है? MGT 11 के अकॉर्डिंग। तो फिर भले AOA में कुछ भी लिखा हो, अगर आपने इसके अकॉर्डिंग बनाया तो वैलिड होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इंस्पेक्टिंग प्रॉक्सी फॉर्म्स बाय मेंबर, अब ये अच्छा पॉइंट है, समझो। मेरे को कितने घंटे पहले बताना था कि मेरे पहले मिस्टर जितेश आएंगे? 48 घंटे पहले, 48 आवर्स पहले। अब समझो मिस्टर जितेश अगर यहाँ आके इंस्पेक्ट करने वाले हैं कि प्रॉक्सी फॉर्म जो भी लॉन्च किए गए, मतलब जो जमा किए गए हैं, उनको आके चेक करना है, मतलब मिस्टर जितेश आने वाले मेरे भी में। अब समझो मिस प्राची को आके चेक करना है, तो मिस प्राची कब चेक कर सकती है? 24 आवर्स बिफोर द मीटिंग, क्योंकि 48 आवर्स पहले तो हम लोग बताएंगे ना कि हमारे बदले कोई और आने वाला है। तो जो मिस प्राची है, अगर उनको इंस्पेक्ट करना है किसी का भी फॉर्म, तो वो 24 आवर्स पहले करेगी, लेकिन उसके लिए 3 दिन पहले उनको इंटेंशन बताना पड़ेगा कंपनी को। जैसे कंपनी को बता देगी कि 3 दिन पहले, कंपनी को बताएगी मीटिंग के 3 दिन पहले कि यार देखो कि मैं प्रॉक्सी फॉर्म चेक करने आऊंगी मीटिंग के 24 घंटे पहले, और हम लोग को, जो लोग खुद नहीं आ रहे उनके बदले कोई और आने वाला है जो प्रॉक्सी आ रहे हैं, उन लोग को कंपनी को कितने दिन पहले बताना है? 48 घंटे पहले। तो 3 टाइम लिमिट, पहला क्या है? 3 दिन। 3 दिन पहले कौन बताएगा? मिस प्राची, कि जो भी प्रॉक्सी फॉर्म आएंगे मेरे को चेक करना, मैं आऊंगी कितने दिन पहले बता रही हूँ, 3 दिन पहले कम से कम बता देना है, ठीक है। उसके बाद 48 घंटे पहले हम जो मेंबर हैं, हम खुद नहीं आ रहे, हमारे बदले हमारा कोई प्रॉक्सी आ रहा है, उनको कितने घंटे पहले बताना है? 48 आवर्स पहले। उसके अलावा अब प्रॉक्सी का इंस्पेक्शन कब से चालू होगा? मीटिंग के 24 घंटे पहले। आया क्या समझ में? आया तो बताओ, बहुत अच्छा पॉइंट हमने कवर कर लिया। कोई डाउट? क्लियर, ग्रेट। जितेश को भी आ गया ना? ग्रेट ब्रो, ग्रेट। चलो। हम्म तो चालू करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 108। बोले वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू वोटिंग, ये क्या है सर? तो कर सकते हैं, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चलता है, शो ऑफ हैंड्स और भाई बोल तो है ही अपनी जगह, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मींस आज की डेट में चलता है। तो अगर कोई मेंबर अपना ई मीन से वोट करना चाहे तो कर सकते हैं। रिमोट ही वोटिंग होती है ना, दो तरह की वोटिंग होती है। रिमोट ही वोटिंग क्या होती है? जैसे मैं इधर बैठा हूँ, अपने एरिया में बैठा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मिस जितेश, मिस्टर जितेश, सॉरी मिस्टर जितेश, ठीक है, मिस्टर जितेश अगर महाराष्ट्र में, कहाँ से आप, थाने से हो गया या कहाँ से हो मिस्टर जितेश? पुणे या कोई और जगह? जलगांव, ग्रेट। ठीक है, तो मिस्टर जितेश अगर आज वहां से वोट करना चाह रहे हैं, अब समझो मीटिंग हो रही है दिल्ली में, अब वो दिल्ली तो जाएंगे नहीं हर छोटी छोटी चीज के लिए, माइट भी, तो वो घर से वोट करना चाहते तो कर सकते हो। इसी को क्या बोलते हैं? रिमोट वोटिंग, दूर जगह से। ठीक है, और एक मीटिंग में जाके भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू वोट कर सकते हो। ठीक है, तो लिखा फॉलोइंग कंपनी को ई वोटिंग की फैसिलिटी देना जरूरी है। कौन सी? ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है। कहाँ पे सर? RAC क्या होता है? तो लिख लेना रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सर ये क्या होता है? सर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, हमारे इंडिया में दो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, मैंने चैप्टर 3 में बताया था, NSE BSE। अगर आप वहां लिस्टेड हो तो वो कंपनी को मैंडेटरी है। इसके अलावा ऐसी कंपनी जिसमें 1,000 या उससे ज्यादा मेंबर्स है, ठीक है, तो उन कंपनीज को मैंडेटरी है किसके थ्रू वोटिंग का राइट देना? ई वोटिंग। तो उनके मेंबर्स को ई वोटिंग का राइट होना चाहिए। निधि कंपनी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज पर सेबी रेगुलेशंस, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सच फैसिलिटी। निधि कंपनी और बाकी लोग को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी कंपनीज होती है उनमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, इतना पॉसिबल नहीं होता है, वो छोड़ दो। फिर लिखा है कंपनी जो ई मीन्स के थ्रू वोटिंग की फैसिलिटी दे रही है, वो क्या प्रोसीजर देगा? तो सबसे पहले नोटिस ऑफ मीटिंग में आपको क्लियर कर लिखना है कि सब लोग के पास मतलब ये चले गया है, ठीक है, ऑन वेबसाइट इन द कंपनीज एजेंसी, एजेंसी मतलब NSDL या CDSL, जो भी आपकी एजेंसी आपने यूज करी, उनके वहां पे भी डाल देना है। और उसमें क्या बताना है कि कंपनी कौन सा मीन्स के थ्रू वोटिंग दे रही है, ई मीन्स के थ्रू वोटिंग दे रही है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम या बैलेट या पोलिंग पेपर से आप वोट करने वाले हो तो आप कर सकते हो, आप ई वोटिंग से भी कर सकते हो, मतलब अगर आप मीटिंग में आके वोट करने वाले हो तो अगर आप चाहो तो ई वोटिंग से वोट कर सकते हो। सर मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं घर बैठे वोट कर दिया, आज मिस्टर जितेश अपने घर बैठे वहां से वोट कर दिया, अब उनका मन हो गया दिल्ली जाने का, तो क्या मीटिंग में नहीं जा सकते? जा सकते। मीटिंग में फिर से वोट कर सकते? नहीं कर सकते। एक बार अगर उधर वोट कर दिया तो उधर नहीं कर सकते। तो वही चीज लिखिए। फिर मेंबर जितने अपना वोट कास्ट कर दिया है वो मीटिंग में आ सकते हैं, लेकिन वापस से वोट नहीं कर सकते। फिर लिखा है सर नोटिस में क्या क्या बताओगे? तो लिखा है नोटिस इंडिकेट करेगा क्या प्रोसेस और क्या मैनर होगा वोट करने का, उसका टाइम
शेड्यूल बताएगा कब से चालू होगी वोटिंग और कब तक खत्म होगी, और लॉगिन आईडी पासवर्ड देगा ऑफ कोर्स, ठीक है। और आप उसका पूरा एक प्रोसेस बताओगे कि आप पासवर्ड कैसे जनरेट करोगे, वोटिंग कैसे अच्छे से हो पाएगा। इसका न्यूज़पेपर में भी एक पब्लिकेशन आना चाहिए, नोटिस एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपने 21 दिन का नोटिस दिया ना उसके वहाँ पे, फिर कौन से वर्नेकुलर और इंग्लिश, बाकी कोई काम करनी। फिर क्या क्या दोगे, ये सब कुछ कि कौन सा बिजनेस आप ट्रांजैक्ट करने वाले ई वोटिंग से, ठीक है। वोटिंग कब चालू होगी, वोटिंग कब खत्म होगी, ठीक है। अच्छा समझो, वही चीज़ लिखिए, कट ऑफ डेट क्या होगी, ठीक है, वो सब आप बता दोगे। और क्या मैनर रहेगा जिसमें मेंबर्स को नोटिस वगैरह जिस पर आईडी पासवर्ड वगैरह बताए जाएंगे, वो सब कुछ। और स्टेटमेंट क्या देना कि अगर रिमोट ई वोटिंग शैल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड डेट एंड टाइम, कोई एक डेट टाइम बता दोगे आप। समझो जैसे कि रिमोट ई वोटिंग जनरली कितने दिन के लिए ओपन रहती है, 3 दिन के लिए, और कब बंद हो जाती है, जिस दिन मीटिंग है उसके एक दिन पहले 5 बजे। जैसे समझो कल मीटिंग है तो आज 5 बजे क्या हो जाएगी, लाइंस बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है ऐसा। तो आपको ये सब बताना है। इसके अलावा किस मैनर में आप कंपनीज जो है वो सब ये काम करेगी, वोटिंग कर सकती है, कौन पार्टिसिपेट कैसे करेगा मेंबर जनरल मीटिंग में रिमोट वोटिंग करने के बाद, बट वापस से वोट नहीं मिलेगा। वही सब चीज़ की मिस्टर जीतेश अगर अपने घर से वोट करके आए तो वापस मीटिंग में आ सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते, ये सब कुछ लिखा रहेगा। कोई काम का नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था सर, ये वाला जो मैंने बताया, 3 दिन के लिए ओपन रहेगा और एक दिन पहले 5 बजे शाम को बंद हो जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है। कट ऑफ डेट क्या होती है पता है क्या तुम लोगों को? मैंने उस दिन भी बताया था कट ऑफ डेट्स, रिकॉर्ड डेट्स, कट ऑफ डेट्स, ये सब कुछ। कट ऑफ डेट एक पर्टिकुलर, जैसे कट ऑफ निकलता नहीं अलग अलग एग्जाम्स में, वैसा, ठीक है। जैसे रैंक लाना है अगर आपको, तो उसका एक कट ऑफ होता है ना, जैसे कट ऑफ इन द सेंस अगर आपने भाई 600 में से 450 500 को छू दिया तो फॉर श्योर आपका एक ना एक रैंक फंसेगा, ऐसा टाइप से, ठीक है। वो होता है कट ऑफ उसके लिए, है ना। कभी कभी क्या होता है, जो आपको मेंबर्स को वोटिंग का राइट और ये सब राइट मिलते हैं ना, तो वो डेट्स के अकॉर्डिंग होते हैं, रिकॉर्ड डेट्स और ये सब जो होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लिखा है वंस वोट कास्टेड सब्सिक्वेंटली चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और यार ऑफ कोर्स अब जितेश भाई बोलेंगे कि सर मैं तो इधर वोट हाँ में कर दिया, मेरे को ना में करना था। अब एक बार हो गया जो हो गया, ठीक है। और एक बार वोट करने के बाद वो फैसिलिटी क्या हो जाती है, ब्लॉक वापस से नहीं खुलती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आपको क्या होना चाहिए, सेफ सिक्योर होना चाहिए। अब सर स्क्रूटनी, ये अच्छा पॉइंट लिखा है यहाँ हमारे लिए आ जाता है पैसा। हम लोग कौन सा, हम लोग CA जो प्रैक्टिस में है, या एडवोकेट्स, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं कंपनी के, तो और जो कौन से लोग हैं मेरे जैसे अपने जैसे जो अच्छे रेप्यूट के लोग हैं, मतलब समझ में आ रहा है, अच्छे लोग जो है, ऐसे वैसे वाला नहीं ना, तो कोई अच्छा सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, एक एक ज्यादा स्क्रूटनाइजर, जो आपको क्या करेंगे, स्क्रूटनी करना, समझते हो ना, उसको प्रॉपरली चेक करना, उसका प्रॉपर्टी एक रिपोर्ट बना के देना। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग ऐसे प्रोफेशनल CA और एडवोकेट्स जो प्रैक्टिस में है और जो कंपनी के साथ इन्वॉल्व नहीं है, दे गिव अ रिपोर्ट, दे स्क्रूटनाइज, दे चेक। समझो जैसे कि जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में सारे वोट्स आके कास्ट होके जमा हुए हैं, तो कितने हाँ में हुए कितने ना में हुए, उसकी एक रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है। क्या क्या होता है सर इसमें? इसमें ये होता है आपको एक रिपोर्ट बना के चेयरमैन को सबमिट करनी पड़ती है एक टाइम पीरियड के अंदर में। कितने दिन के अंदर सर? जनरल मीटिंग कंक्लूड होने के 3 दिन के अंदर आपको एक रिपोर्ट बना के देनी है कि मालिक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कितने टोटल वोट कास्ट हुए, कितने वैलिड वोट्स थे, कितने इनवैलिड है, कितने फेवर में है, कितने अगेंस्ट है, और वो रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ, उसका पूरा एक समरी बना के आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज स्क्रूटनाइजर क्या लेगा, ठीक है, असिस्टेंस ले सकता है, नॉट एन एम्प्लॉय वर्स विद द EVS सिस्टम। अच्छा समझो, सिंपल सी सी बात है भाई, आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पूरा समझ में आना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आपको उसके लिए हेल्प भी चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन देख के हेल्प लेना, ठीक है। और अब जो भी स्क्रूटनाइजर बनेगा भाई, वो अपनी विलिंग में वो देगा ना, रिटर्न कंसेंट, जैसे ऑडिटर आते हैं बस वैसे टाइप से, ठीक है। और वोटिंग ओके, कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं। अगर जिसने रिमोट वोटिंग में वोट नहीं किया वो इसमें वोट कर सकता है। काउंटिंग वोट्स, वो वोट वोट काउंट करेगा, क्या क्या देखेगा, वही उसके सामने क्या होंगे, इंपॉर्टेंट 2 विटनेस होंगे। एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, जो कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, मेरी बात समझो, 2 इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे। जब मैं एज अ CA में, समझो मैं अगर यहाँ पे इनके वोट्स ओवरऑल खोल के देख रहा हूँ, तो जब मैं उसको अनलॉक करूंगा अनब्लॉक करूंगा, ठीक है, तो मेरे सामने 2 लोग क्या होंगे, विटनेस। जब मैं वो खोल के देख रहा हूँ, मेरे को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट बना के देनी है, उसको काउंटर साइन भी करना है। काउंटर साइन मतलब मेरे सामने जब मैं दे रहा हूँ तो सामने वाला बंदा उसको साइन करके मैं साइन करके दूंगा, ठीक है। और और वो कुछ काम का नहीं है। चेयरमैन जो होगा, ऑथराइज पर्सन जो होगा, वो रिजल्ट को डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। वो हो गया। ड्यूअल वोट से आपको प्रिवेंट करना है, वो कैसे करोगे भाई, कि कोई भी बंदा, आपको ध्यान में रखना है, डबल डबल वोट तो कास्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। रजिस्टर ऑफ असेंट डिसेंट रिसीव, अब स्क्रूटनाइजर को एक रजिस्टर मेंटेन करना है, मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली, आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है, जो भी कहना चाहे ओवरऑल असेंट डिसेंट कितनी आई, पर्टिकुलर्स। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है पता है क्या, कि कौन से आदमी ने कहाँ वोट किस में किया है, वो आपको कभी भी किसी की आइडेंटिटी डिक्लेयर नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा डीम डेट ऑफ रिजोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर आज जैसे रेजोल्यूशन पास हो गया तो कब से मानेंगे, तो डेट ऑफ जनरल मीटिंग से आप उसको क्या मानते हो, डीम टू बी पास, ठीक है। और
जो भी रिजोल्यूशन का रिजल्ट है वो कहाँ डाल देते हैं, वेबसाइट में। कंपनी की, एजेंसी की और आरएसी, एजेंसी मतलब एनएसडीएल, सीडीएसएल, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, सबकी वेबसाइट में डल जाते हैं। सब ना लिस्टेड कंपनी वगैरह में ज़्यादा होता है तामझाम, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है, डिम डेट ऑफ द रिजोल्यूशन। तो अब रिजोल्यूशन कब से वैलिड मानूंगी, कब से वो डिम टू बी पास्ड हो गया है। तो हम लोग कब से वैलिड मानते हैं भाई, जिस दिन डेट ऑफ जनरल मीटिंग थी ना उस दिन से। तो समझो अगर मेरी 23 तारीख की मीटिंग थी, तो 23 तारीख से हम उसको रिजोल्यूशन मान लेते, भले उसके 2 दिन बाद उसके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, लेकिन 23 से हम लोग उसको मान लेते। विड्रॉन, फिर लिखा रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी कंसिडर थ्रू ई वोटिंग शेल नॉट बी विड्रॉन। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग कोई रेजोल्यूशन किसके थ्रू पास कराना चाह रहे हैं, ई वोटिंग के थ्रू, जिसमें ई वोटिंग का ऑप्शन है। तो लोगों ने ऑनलाइन वोट कर दिया होगा। अब आप उसको अगर वापस पीछे करोगे कि नहीं नहीं हम लोग को रेजोल्यूशन पास नहीं करना, ये गलत हो जाएगा ना। आपको लग रहा है रेजोल्यूशन में लोग वोट नहीं कास्ट करेंगे, हाँ में ना में आपका वो हो जाएगा, या गलत ज्यादा ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप ऐसे ही उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज यू आपकी कंसिडरेबल लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, आपको मार्केट के सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए रखना है वो सब चीजें। आया क्या समझ में? नेक्स्ट आते हैं सर हम लोग 109 में, डिमांड फॉर पोल। ठीक है, अब ये इजी है, इसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन है उससे, कॉल्ड एज अ ई वोटिंग। आया ना समझ में? चलो, नहीं बोलो, आया ना? कोई नहीं आया तो बताओ, मैं बता दूंगा। बढ़िया। चलो, तो सेक्शन 109, डिमांड फॉर पोल, ये क्या बोलता है? अगर आज चाहो ना, मेरी पहली बात समझो। मैंने पहले क्या बताया था, जनरली कोई भी डिसीजन जब तक कुछ और नहीं बोला जाता तब तक वो डिसीजन किसके थ्रू लिया जाता है, बाय शो ऑफ हैंड्स। सारे लोग मिलके शो ऑफ हैंड्स ही ले लो, कोई कौन इतना कंसल्ट करेगा। लेकिन अगर कोई पोल डिमांड कर देता है कि नहीं सर ये डिसीजन तो पोल से होना चाहिए, नहीं नहीं इस पे पोल से डिसीजन होना चाहिए, तो फिर पोल लिया जाता है। सर कोई भी पोल डिमांड कर सकता है क्या? नहीं। या तो आप डायरेक्टली ले लो पहले ही, मीटिंग के पहले डिसाइड कर लो कि ये रेजोल्यूशन में क्या होने वाला है, पोल से लेना है हमको। ठीक है, कुछ कुछ चीजें एट द टाइम ऑफ मीटिंग अब में के लिए आप पोल लेते हो, उसी टाइम डिसाइड करते हो। कुछ रिजोल्यूशन के लिए आपको पहले से जनरल मीटिंग में बताना पड़ता है। पोल में क्या होता है सर, समझो, मेरे पास हाथ तो एक ही है ना। समझो एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर जितेश 100 शेयर रखते हैं कंपनी में, और मैं मिस्टर एलवी कंपनी में 10 शेयर रख दे, लेकिन दोनों के पास हाथ कितना है, एक एक ही है, तो दोनों का एक जैसा। अब मिस्टर जितेश को लगना चाहिए ना यार, ये क्या है सर, 10 शेयर रखे और मैं 100 शेयर लिया, लेकिन दोनों एक ही लेवल पे, मेरा वोट का वैल्यू होना चाहिए। तो मिस्टर जितेश क्या डिमांड कर सकते हैं? पोल। समझ में आ रहा है क्या? मिस्टर जितेश डिमांड कर सकते हैं पोल। तो अगर पोल डिमांड किया जाएगा तो पोल लिया जाता है, एंड वंस द पोल इज टेकन, ठीक है, तो एक सेकंड रुको, हाँ ये कैसा कर रहा है, एक सेकंड, ऐसे क्यों कर रहा है? हो गया हो गया हो गया। चलो, कभी कभी थोड़ा सा, लेट्स स्टार्ट। ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना सर, पोल ले लेंगे। अब पोल में क्या होता है, जितने शेयर उतने वोट का राइट होता है। 100 शेयर तो 100 वोट, 10 शेयर तो 10 वोट, ऐसा। हाथ तो एक ही था ना, एक शेयर हो या 100 शेयर हो, हाथ तो एक ही काउंट होगा वहां पे। तो उस रिजोल्यूशन में व्हाट यू टेक, अगर आपको ऐसा लगता है कोई इंपॉर्टेंस रखता है कोई रिजोल्यूशन, या तो बिफोर हैंड बता दो कंपनी के, उसमें आप पहले इन्फॉर्म कर दो कि यार देखो मैं जब भी आप मुद्दा रखोगे कंपनी में 26 तारीख की मीटिंग में, तब मेरे को ये दो मुद्दे के ऊपर पोल से वोटिंग चाहिए, मैं शो ऑफ हैंड्स में नहीं चाहिए, मेरे पास इतनी औकात है। तो सर औकात क्या होनी चाहिए? तो बोले अगर आप पोल लेना, आप डिमांड करोगे तो पोल लिया जाएगा। ठीक है, या तो चेयरमैन खुद से ले सकता है अगर उसको लग रहा है, या अगर किसी ने डिमांड करी तो वो चेयरमैन ऑर्डर करेगा कि अब पोल छो। अब सर पहले से क्यों बताना पड़ता है, आप जो बोल रहे हो, क्योंकि यार देखो पोलिंग पेपर्स रखना, ये सब डिसाइड करना कि कौन कौन से मैटर्स के ऊपर पोल से वोट होगा, तो कंपनी बिफोर हैंड सब चीज पहले ही क्या कर लेगी, डिसाइड करके रख लेगी। तो हर चीज का अरेंजमेंट होगा, इसीलिए आपको पहले भी बताना पड़ता है। तो ये लिखा है सर पहले तो बताओ कौन बोल सकता है, कौन मांग सकता है। अगर कंपनी में एससी यानी कि शेयर कैपिटल है, तो ऐसे मेंबर्स जो कंपनी में कितने का राइट रखते हैं, 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या कम से कम कितने का पेड ऑफ कैपिटल रख रहे हैं, 5 लाख रुपए तक का, तो वो लोग क्या बोल सकते हैं, उतना डिमांड कर सकते हैं। या कंपनी अदर कंपनी मतलब शेयर कैपिटल वाली नहीं है, तो वहां पे ओवरऑल जो मेंबर्स कितना टोटल वोटिंग पावर में कितना परसेंट रखते हैं, 1/10 या उससे ज्यादा का, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। और कंपनी को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा।
समझ में? अगर ये लोग आए तो ये वैलिड, पहले तो ये चेक होता है। जैसे अगर समझो मिस्टर जितेश बोले मेरे को, तो अगर मैं चेयरमैन हूं तो मैं चेक करूंगा, अच्छा मिस्टर जितेश के पास इतना पावर है कि नहीं, अथॉरिटी है कि नहीं है, तो फिर मैं दूंगा। और जैसे ही पोल लिया गया, जैसे डिमांड की गई, द डिमांड फॉर पोल में बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द पर्सन जिसने लिया था। अगर मिस्टर जितेश नहीं यार भाईचारे में चलो शेयर शेयर शो ऑफ हैंड से ही कर लेते, तो शो ऑफ हैंड से हो जाएगा। फिर लिखा सर पोल डिमांडेड फॉर एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग, वो तो उसी टाइम लिया जाएगा ना, फोर्थ मतलब हाथों हाथ। समझ में आ रहा है? चेयरमैन को आज समझो, अगर आप किस लिए पोल ले रहे हो कि आज मीटिंग को एडजॉर्न करना है, कुछ तो भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो अगर आप मीटिंग को एडजॉर्नमेंट के लिए अगर आप पोल ले रहे हो तो चेयरमैन कब लेगा? हाथों हाथ। लेकिन अगर पोल डिमांड करो कोई और क्वेश्चन में अदर देन एडजॉर्नमेंट या अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, इसके लिए, तो फिर आपको क्या लेना है? एट सच टाइम, तो आपको 48 घंटे पहले जहां से आप डिमांड कर रहे हो आपको उसका प्रॉपरली मतलब वो कर देना है, आपको बता देना कि यार देखो मैं इतनी पावर रखता हूँ, 1/10 या 5 लाख, ये जो भी पावर है इतना मैं रखता हूँ, और आप जब ये मीटिंग होगा तब मेरे लिए ये डिसीजन लेना है, तो इसके थ्रू आप लोगे। तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग वो डायरेक्ट करेगा। अगर एक बार पोल लिया गया तो चेयरमैन किसको अपॉइंट करेगा? सच नंबर ऑफ पर्सन जो उसको सही लग रहा है, किस काम के लिए? स्क्रूटनाइज। फिर वही सी ए इन प्रैक्टिस। तो लिखा है जो चेयरमैन होगा मीटिंग का, उसके पास पावर होगा कि वो उसको क्या कर सकता है? पोल के पूरे प्रोसेस को रेगुलेट, ऑफकोर्स वही अपने आंख के अंदर में अपने हिसाब से गवर्न कराएगा, चालू कराएगा, चलाएगा। तो क्या, और जो भी रिजल्ट होंगे किसके? पोल के, उसको हम लोग क्या मान लेंगे कि मीटिंग का वो रेजोल्यूशन उसमें पास हुआ है और लिया गया डिसीजन। अब ये आ जाता है नेक्स्ट, मैनर। रूल 21 क्या बता रहा है? मैनर इन विच हम लोग ये जो पोल होगा ना, इसको स्क्रूटनाइज कैसे होगा। एक काम करोगे क्या, फटाक से इसको पढ़ोगे क्या? देखो कुछ नहीं, मैं तुमको थोड़े बहुत बेसिक्स पॉइंट बता देता हूँ कि जैसे हम लोग वहाँ ई वोटिंग में पढ़े थे ना, चीज़ें वैसी ही है। यहाँ पे फॉर्म MGT 12 हो जाएगा, पोलिंग पेपर्स अरेंज करके मिलेगा उसको, ठीक है, स्क्रूटनाइज अरेंज करेगा पोलिंग पेपर्स को और डिस्ट्रीब्यूट करेगा मेंबर्स और प्रॉक्सी जो भी प्रेजेंट है वोट करने के लिए। जॉइंट शेयर होल्डर्स में वही जिसका भी नाम पहले अपीयर होगा, और स्क्रूटनाइजर्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है, उसको साइन करेंगे स्क्रूटनाइजर्स। समझो अब क्या हुआ, अब मीटिंग लिया गया, मीटिंग में ना एक डब्बा रखा गया, वहां पे सब लोग वोटिंग कर रहे बाय पेपर, उसके अंदर वो डायरेक्ट, कभी तुम लोगों ने वोटिंग करी है बैलेट पेपर के थ्रू? आई डोंट थिंक तुम लोगों ने शायद कभी ऐसा देखा हो। हमने तो यार देखा है, हमने ना वो भी देखा है जो ई वोटिंग मतलब जो नॉर्मल वोटिंग होता है वो, किसी ने नहीं देखा है ना? अच्छा तुम लोग वोट करने के लिए एलिजिबल हो ना? हाँ सभी होंगे आई थिंक, अब सब 18 के तो सभी है, ठीक है। तो बाय बैलेट पेपर भी वोटिंग होता है, मैंने किया एक बार, ठीक है, हमारे यहाँ पे हुआ था। तो वो भी होता है, तो बस वैसे ही वाला है, तो उसको भी एक सीट, एक डब्बा बनेगा, डब्बे में आपको वो सील लगा के डालने, समझो। तो पोलिंग बॉक्स होगा, वहां पे एम्प्टी होगा, वो दो लोग के सामने में, वो लोग दो लोग के सामने उसको बंद किया जाएगा, ठीक है। लोग उसमें वोट डालेंगे, फिर वो ओपन भी किसके सामने किया जाएगा? दो लोग के सामने, मतलब मेनली वो दो लोग के सामने ओपन किया जाएगा कि भाई हमने कोई फर्जी ऑर्डर नहीं किया, स्क्रूटनाइजर, ठीक है। तो इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी अबाउट वैलिडिटी ऑफ प्रॉक्सी, एम्बिग्यूटी समझते हो? अनक्लियरनेस या चीजें क्लियर नहीं है, ठीक है, कि ये प्रॉक्सी वैलिड है कि नहीं, तो स्क्रूटनाइजर किसका हेल्प लेगा? चेयरमैन का। वो जो बोलेगा उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करेंगे। फिर इंश्योर करो कि अगर मेंबर जिसने हुआ एज अपॉइंटेड प्रॉक्सी उसने वोट पर्सन में नहीं किया है कि किया है, समझो एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर एलवी ने मिस्टर जितेश को क्या अपॉइंट किया था? एज हिज प्रॉक्सी। अब मिस्टर एलवी भी खुद आ गए मीटिंग में और जितेश भी आ गया, तो किसका वोट वैलिड होगा? तो बोल रहे हैं मेंबर का। प्रॉक्सी का वोट क्या कर देना? डिसरिगार्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर स्क्रूटनाइजर क्या करेगा? ओवरऑल वोट काउंट करेगा जो पोल में आया और उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा। कितने दिन में देगा? 7 दिन में। सर अभी तो हम लोग 3 दिन पढ़े थे। हाँ वो किसका था? ई वोटिंग का था। ई वोटिंग में तो इजी है ना, फटफट फटफट आ जाएगा रिजल्ट में, थोड़ा सा ऐसे 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 करे रिपोर्ट। लेकिन यहाँ पे इट विल टेक टाइम ना, तो दे हैड गिवन 7 डेज, ठीक है। और चेयरमैन उसको क्या करेगा? जो भी रिपोर्ट आएगी उसको काउंटर साइन करेगा, ठीक है। और ई मीन्स अंडर सेक्शन 108 में जो पढ़े हैं ना, अगर वहां से कोई चीज हुई है तो वो लिखा है प्रोवाइड ऑल दी नेसेसरी सपोर्ट टेक्निकल और अदरवाइज स्क्रूटनाइजर को, जिससे वो अपनी वोटिंग का रिजल्ट सही से टाइम से निकाल पाए। अच्छा स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट में क्या बताते हैं? मैंने तुमको पहले ही बताया, ओवरऑल कितने वोट कास्ट हुए, उसमें से वैलिड कितने, इनवैलिड कितने, कितने फेवर में कितने अगेंस्ट में है, सब चीज आप बताओगे, है ना? ये, और चेयरमैन फिर उसके रिजल्ट्स को वेबसाइट और बाकी जगह पे अनाउंस करके डिक्लेयर कर देगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 109 तक हम लोग पढ़ लिए, अभी हम लोग 110 में आने वाले, पोस्टल बैलॉट। सबको पता है कि पोस्टल बैलॉट क्या होता है? ऊपर है क्या? ओके। चलो चेयरमैन पढ़ लेते, कुछ भी नहीं है। अच्छा वो बता दिया तुम लोगों ने। चलो चेयरमैन फर्जी आ सकते हैं एग्जाम में, नो वन नोज, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। चलो चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग, ये क्या बोलना चाह रहे हैं?
ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं अगर उसके आर्टिकल्स में लिखा है कुछ और, ठीक है। तो मेनली चालू कैसे होता है, तो जब तक आपके आर्टिकल्स में कुछ और नहीं बोलता, तो जो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट है खुद, ठीक है, वही अपने आप से मीटिंग में किसको अलग करेंगे, किसी एक बंदे को एज अ चेयरमैन। इन जनरल किससे होता है, बाय शो ऑफ हैंड, समझो। लेकिन अगर आज समझो दो लोग हैं, एक है मिस प्राची और एक है मिस मेहा, ठीक है, ये दो लोग हैं मेरे पास, ठीक है। अब ये दोनों कैंडिडेचर रख रहे हैं अपना कि मैं भी चेयरमैन बनना चाह रही हूँ, मैं भी चेयरमैन बनना चाह रही हूँ। तो किसका अपॉइंटमेंट होगा, तो पोल लिया गया है। अब पोल में क्या हुआ, पहले बाय शो ऑफ हैंड से कौन बन गया था, मिस प्राची। अब लेकिन मिस मिया ने बोला कि या उनके नाम से भी आया, उनका भी एक मेंबरशिप आया, कैंडिडेचर आया। तो अब क्या होगा, पोल लिया जाएगा, पोल में वोटिंग होगी, दोनों में से जिसको भी ज्यादा वोट मिला वो फाइनल बन जाएगा। तो जब तक, अब समझो मिस मेहा बन गई फाइनल, वोट किससे, बाय पोल, तो पोल वाला वैलिड होगा कि शो ऑफ हैंड्स वाला, तो पोल वाला। तो अब जो पोल से अपॉइंट हुआ है वो वैलिड होगा। तो जब तक मिस मेहा नहीं बन जाती तब तक के लिए मीटिंग कौन चलाएगा, मिस प्राची। उसके बाद कौन हो जाएगा, मिस मेहा। वही चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। ये लिखा, अगर पोल डिमांड किया गया, चेयरमैन जो शो ऑफ हैंड से था वो कब तक कंटिन्यू करेगा, ठीक है, जब तक बाय पोल वाला नहीं बन जाता, यानी पोल वाले की चलेगी, पोल वाला फाइनल होगा। और सच अगर पर्सन टू बी चेयरमैन फॉर द रेस्ट ऑफ द मीटिंग, और वही बंदा जो पोल से मिस मेहा जो अपॉइंट हुई है वही क्या रहेगी यहाँ पे पूरी मीटिंग में वैलिड। अब देखिए एडिशनल पॉइंट्स क्या है सर, देखिए चेयरमैन क्या होता है कि ऐसे पर्सन है जो क्या करता है, कंपनी की मीटिंग को पूरा मैनेज करता है, उसके डिकोरम को मेंटेन करके रखता है। वो प्राइमा फेसी अथॉरिटी है सारे क्वेश्चन को डिसाइड करने की, मीटिंग में ये होगा कि नहीं होगा, अलाउड है नॉट अलाउड है। तुम लोगों ने कभी लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग देखी होगी, तो वहाँ पे स्पीकर बैठते हैं जो दोनों पक्ष विपक्ष वाले दोनों को सही से चलाते हैं, स्पीकर ऑफ द हाउस। तो वो डिकोरम मेंटेन करते हैं, सारे क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं, ठीक है। वैसे ये भी होता है। तो चेयरमैन के पास क्या पावर होता है, कास्टिंग वोट, या उसका एक और नाम होता है सेकंड वोट। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके आर्टिकल्स में अलाउड है तो आपके पास पावर, एग्जांपल के तौर पे अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो गए तो उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट या सेकंड वोट। तब वहां पे एक और बार वो वोट कर सकता है और डिसाइड कर सकते हैं कि उसको हाँ में जाना है कि ना में जाना है, जो भी डिसाइड करना चाहता है ही विल डिसाइड, प्रोवाइडेड आपके आर्टिकल्स में वो चीज की पावर हो। चलो अब आ जाते हैं 110 में। आई थिंक अब तक के तो हमने सब कवर कर लिए। 110 थोड़ा सा बड़ा है, बट कुछ काम का नहीं, मतलब काम का इन द सेंस है, लेकिन तब भारी क्या बताऊँ। चलो तो आ जाते हैं हम लोग इसमें, व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू कवर हियर। पोस्टल बैलॉट, पोस्टल बैलॉट का इन जनरल तुमको सेंस पता होगा। सेंस में ये क्या होता है समझो, कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जब कंपनी तक, अब समझो कंपनी की मीटिंग है, आज मैं इधर बैठा हूँ अपने होम टाउन में और मीटिंग हो रही दिल्ली में, आई एम नॉट अ दिल्ली का पर्सन, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, समझो। अब मैं मुंबई से दिल्ली तो ट्रैवल नहीं करने वाला, इतना तो पैसा नहीं है भाई, मैंने कंपनी में 10,000 रुपए का शेयर रखा है। लेकिन कंपनी का मैं भी तो शेयर होल्डर हूँ, आई ऑल्सो ओ, मतलब मेरे को भी कंपनी ओ करती है, मेरे को भी उनका एक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है मेरे साथ, ठीक है। तो अब कंपनी में कोई जो बड़े डिसीजन होते हैं, तो बड़े डिसीजन में शेयर होल्डर तो आ नहीं पा रहे हो मीटिंग में। तो इन जनरल देखो डेमोक्रेसी जो होती है ना, वहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे क्या है, जब शेयर होल्डर छोटे छोटे मुद्दे के लिए तो वहाँ बार बार मीटिंग में नहीं आएगा यार, 50,000 रुपये अपना लगा के 10,000 रुपये के शेयर के लिए। तो कंपनी क्या बोलती है, ऐसे बड़े डिसीजन में ना मैं तेरे पास आ जाती हूँ। तो मैं खुद, कंपनी तो नहीं आएगी, कंपनी का एक नोटिस आएगा, एक लेटर आएगा, उसको बोलते हैं पोस्टल बैलॉट। बैलेट मतलब बैलेट पेपर, वोटिंग पेपर होते हैं ना, पोस्ट के थ्रू आता है, पहले आता था पोस्ट के थ्रू। उसमें क्या होता था, कंपनी वहां से आपको एक पोस्ट के थ्रू एक लेटर भेजती थी, बैलेट पेपर भेजती थी। वो ऐसा एक समझो बैलेट पेपर था, ठीक है। उसमें आपको सारे मैटर्स लिखे रहते थे, आपको हाँ ना हाँ ना हाँ ना करके उसमें वोट कास्ट करना पड़ता था, और वापस उसको फोल्ड करके कंपनी को भेज दो। कंपनी फिर देखती थी एक टाइम पीरियड के अंदर में, जो भी उसका टाइम पीरियड है उसके अंदर में अगर आ गया तो आपका वैलिड वो है, तो आपका वो हाँ ना जो भी है उतना वो मान लेती थी, ठीक है। ये पहले चलता था। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, पोस्टल बैलॉट अब एक ऊपर आगे समझो इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो इलेक्ट्रॉनिक मींस में तो आपको बैलेट पेपर का यूज अलग से, मतलब समझ रहे हो, मतलब जो फिजिकल सेंस में अब जरूरत ही नहीं है ना। क्योंकि देखो फिजिकल में भी क्या होती है दिक्कत, आप यहाँ से कंपनी पोस्ट करेगी, उसका पैसा, उसका पेपर का नाश, ये कितना तामझाम चलता था। फिर वहां से आप लिखोगे और वापस वहां भेजोगे, फिर यहाँ पहुंचोगे, इट इज अ टाइम टेकिंग कम्बरसम प्रोसेस, इतना कौन तामझाम करेगा। सो आज की डेट में क्या हो गया, ई वोटिंग। तो ई वोटिंग के थ्रू भी अगर आप पोस्टल बैलॉट की जो बातें, मतलब पोस्टल बैलॉट में ना कुछ काम लिखे हुए हैं कि ये वाले काम केवल और केवल किसके थ्रू होंगे, बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलॉट। मतलब आप इसके लिए ये काम को अगर आपको डिसीजन लेना है तो ओनली बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलॉट कर सकते हो। जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो सब कंपनी के, तो उनकी एक लिस्ट बनी हुई है। तो अगर आपको वो धंधे करने, वो काम करने, तो यू नीड टू डू बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलॉट। तो आज के डेट में अगर आप वो इलेक्ट्रॉनिक मींस से भी करोगे तो उसको डीम्ड क्या मान लेगा कि आपने पोस्टल बैलॉट की जो 110 की कंडीशन है फुलफिल करी। सेक्शन 2 का 65 बताता है पोस्टल बैलॉट मींस पोस्ट के थ्रू या आज की डेट में ई मोड के थ्रू, तो दोनों को वैलिड मानता है। तो लिखा है अगर एक्ट में कहीं कुछ और लिखा हो, कंपनी ऐसे आइटम ऑफ बिजनेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, जिसके लिए एक लिस्ट बताई हुई है, ठीक है, तुम तुम्हारे मॉड्यूल में देखना।
तो वो केवल और केवल ओनली किसके थ्रू करेगी, पोस्टल बैलॉट के थ्रू। इसके अलावा कोई और आइटम जो है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर आइटम अदर देन ऑर्डिनरी आइटम, इसके अलावा कोई और आइटम अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस के आइटम्स, समझ में आ रहे हैं? तो वो आप चाहो तो, ठीक है, एनी बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज डायरेक्टर्स या ऑडिटर्स हैव राइट टू बी हर्ड एट अ मीटिंग, वो केवल वहां पे होगा। उसके अलावा बाकी मैटर भले आप पोस्टल बैलॉट समझो, ये क्या बोलना चाह रहे हैं मेरी बात समझो, ऐसे कोई मैटर जिसके ऊपर डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स को क्या राइट है, राइट टू बी हर्ड, मतलब उनके लिए मीटिंग होना चाहिए, तभी तो वो अपनी गवाही वहां पेश करेंगे, अपने बारे में बात वहां रखेंगे, या राइट टू बी हर्ड उनको राइट है, समझ में आ रहे हैं? तो उन मैटर्स को पोस्टल बैलॉट के थ्रू डिस्कस नहीं कर सकते, समझ में आ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आज हम लोग डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं, तो डायरेक्टर भी तो अपना पक्ष रख सकता है ना, अपने बारे में बताएगा। तो अगर आप मीटिंग ही नहीं रखोगे, आप वो चीज को अगर एकदम पोस्टल बैलॉट के थ्रू ही कर लोगे, तो उसको अपना पक्ष रखने का और बाकी मेंबर्स को सुनने का मौका ही कहाँ मिला, समझ में आ रहा है? सो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू होल्ड अ प्रॉपर मीटिंग, एल्स जो भी पॉइंटर्स लिखी गए वो आप किसके थ्रू कर सकते हो, बाय प्रॉपर पोस्टर ब्लॉट करोगे तो वैलिड रहेगा, ठीक है? ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एनी आइटम ऑफ बिजनेस जो कि आपको बाय मींस ऑफ पोस्टर ब्लॉट करना है, अगर आज की डेट में आप उसके लिए मीटिंग बुला रहे हो और वहां पे आप मेंबर्स को क्या फैसिलिटी दे रहे हो, ई मीन्स की, तो अगर ई मीन्स के थ्रू भी करा रहे हो तो इट इज वेरी 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 वैलिड। तो मैंने तुमको बताया अभी, तो आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, जनरली ई मीन्स अगर दे रहे हैं तो इट इज वैलिड, वहां पे भी चल जाता है, ठीक है? अगर मेजोरिटी ऑफ लोगों ने इसको क्या दे दिया, हाँ बोल दिया, बाय शेयर होल्डर्स बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलॉट, ठीक है, बैलेट नहीं है, बैलॉट है ये, ठीक है, ऐसा इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली पास इन, अच्छा, मतलब अगर कोई रेजोल्यूशन कहाँ पे पास हो रहा है, पोस्टल बैलॉट से, तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, उसके बिहाफ में हमने एक जनरल मीटिंग बुलाई थी और वो जनरल मीटिंग में पास हुआ, इसका भी मिनट्स बुक में लिखा जाता है, जो भी नेक्स्ट मीटिंग का मिनट्स बुक बनता है ना, वो मिनट्स बुक में भी हम लोग प्रॉपरली लिखते हैं एक एक चीज़ कि भाई ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई थी, यहाँ पे ऐसा ऐसा बात हुआ था और ऐसा हुआ, मतलब कि एट दी एंड अगर कोई रिजोल्यूशन कोई डिसीजन हमने किसके थ्रू लिया है, पोस्टल बैलॉट के थ्रू, तो वो भी क्या होगा, वैलिड। आया क्या समझ में? ठीक है, डीम टू बी पास एट द जनरल मीटिंग। चलो ये वाला पॉइंट देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं सर। ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर पोस्टल बैलॉट के लिए रूल्स, तो लिखा इंट्रोडक्शन, कंपनी अगर डिसाइड करती कि रिजोल्यूशन किसके थ्रू पास करना है, पोस्टल बैलॉट के थ्रू, तो शेयर होल्डर्स को एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजती है, उसमें सारे रीजंस देती है कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आपको बता दिया असेंट डिसेंट कैसे देना है, कितने दिन में देना है, कितने दिन के अंदर देना है, 30 डेज ऑफ द फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्पैच ऑफ द नोटिस, ठीक है, ये आपको है। फिर लिखा नोटिस ऑफ द मीटिंग, तो टू बी सेंड टू ऑल दी मेंबर्स, रजिस्टर पोस्ट कौन से तरीके से भेजोगे, रजिस्टर मेंबर, स्पीड पोस्ट, ईमेल्स या कुरियर सर्विस, प्लेस नोटिस, वेबसाइट है तो वेबसाइट में भी डाल देना। फिर क्या पब्लिकेशन है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी आप बता देना कौन से वर्नेक्युलर और इंग्लिश न्यूज़पेपर में, उसका एक स्टेटमेंट देना कि ई वोटिंग भी अवेलेबल है हमारे यहाँ, डिस्पैच कब होगा कंप्लीट, वोटिंग कब से चालू होगी, वोटिंग कब एंड होगी, ठीक है? अगर कोई डेट के बाद अगर आपने पोस्टल बैलॉट भेजा तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, इनवैलिड, समझो 30 दिन का टाइम था, आपका 40वें दिन आया तो इट इज़ नॉट वैलिड, हम लोग उसके बियॉन्ड वोटिंग वोटिंग भी अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है? और नॉट रिसीव द पोस्टल बैलॉट फॉर्म्स में अप्लाई टू द कंपनी, अच्छा समझो किसी शेयर होल्डर्स का एग्जांपल के समझो कि मिस नेहा को रिसीव ही नहीं हुआ पोस्टल बैलॉट, तो शी विल अप्लाई फॉर डुप्लीकेट, कि आप हमको वापस से भेजो, तो भेजेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्या प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेंट है, कोई इशू है, कोई कंसर्न है, उसको बोलते हैं ग्रीवेंस, तो ग्रीवेंस को रिड्रेसल करने के लिए भी कोई पर्सन का नाम अता पता देना पड़ेगा आपको, समझो, जो नोटिस आएगा ना, जो न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी छपेगा, उसमें आपको बताना है कि यार ये मिस्टर एलवी है, ये कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी है, अगर आपको कोई भी दुख दर्द पीड़ा हो रही है तो आप इनसे कांटेक्ट करो, ही विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ऐसा। स्क्रूटनी, आप समझो, आपने वो स्क्रूटनाइजर यहाँ पे भी आएगा, मतलब अच्छा समझो, आज की डेट में एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया कि ये जो स्क्रूटनाइजर है फोकट में काम करते होंगे क्या, नहीं भाई, पैसा एक नंबर पैसा मिलता है, बिकॉज बीइंग अ स्क्रूटनाइजर हमने कुछ केसेस करे स्क्रूटनाइजिंग के, ठीक है, तो जबरदस्त पैसा मिलता है ब्रो, मतलब और खातिरदारी भी एक नंबर मिलती है, ठीक है? आप मीटिंग में जा रहे हो एंड ऑफ कोर्स यू हैव ड्यूटी ऑल्सो, बट पैसा भी है, ठीक है? तो वही चीज लिखिए, स्क्रूटनाइजर जो बंदा यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो बोर्ड उसको अपॉइंट करेगा, वो क्या होना चाहिए, अपना विलिंग टू अपॉइंट होना चाहिए, मतलब कंसेंट लेटर देगा कि यार मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपॉइंट करने को रेडी हूँ, और हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, वो क्या नहीं, जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए। पोस्टल बैलॉट जो रिसीव बैक फ्रॉम शेयर होल्डर्स, उसको आपको किस में रखना है, सेफ कस्टडी में, किसके, स्क्रूटनाइजर के पास, ऑफ कोर्स यार, जो सामने वाले लोगों ने वोट करके भेजा उसको मैं अलग से संभाल के रखूंगा ना, फिर बाद में मैं उसको ओपन करके चेक करूंगा और फिर क्या करूंगा, उसकी एक रिपोर्ट बना के डिक्लेयर कर दूंगा, कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर में। इसके अलावा स्क्रूटनाइजर क्या मेंटेन करेगा, सेम टू सेम पॉइंट वही, सारा ये सेम टू सेम है, अभी हम लोग जो पढ़ गए थे पोल और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में, वो इसका एक रजिस्टर मेंटेन करूंगा, सब संभाल के रखूंगा,
है ना। और रूल 20 बोल रहा है सर रिस्पेक्ट ऑफ, हाँ कुछ नहीं, अभी हम लोग जो ये पढ़े ना सेम किसके ऊपर अप्लीकेबल है, सेम टू सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ ई वोटिंग में जैसे हम लोग पढ़े वैसा का वैसा, ये कोई हमारे काम का नहीं इतना बड़ा भारी। फिर देखो ये थोड़ा सा भारी है, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये पढ़ने के पहले छोटे छोटे पॉइंट निपटा लेते हैं फिर आते हैं इसमें। ये क्या है समझो, एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर, मेरी बात समझो। अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट का पैसा लगा है, मतलब देखो जहाँ गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं ना एक्चुअली वहां पे होता कौन है, प्रेसिडेंट के नाम से शेयर होते हैं। कोई मोदी जी के नाम से शेयर नहीं होंगे, ठीक है, या कोई स्टेट गवर्नर गवर्नमेंट के नाम से शेयर नहीं होंगे। एक्चुअली गवर्नर्स, अगर स्टेट की कंपनी है तो गवर्नर के नाम से, और अगर सेंट्रल लेवल की कंपनी है तो प्रेसिडेंट, एग्जाम्पल LIC, तो वह प्रेसिडेंट के नाम से शेयर होंगे, ऑल्दो उसको चलाती एग्जीक्यूट करती पूरी गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं बट प्रेसिडेंट के नाम पे शेयर होती है, ठीक है। तो आज समझो क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर आएंगे क्या मीटिंग में, उनके पास इतना टाइम है कि मतलब दे हैव ऑल दी अदर बिग अपॉइंटमेंट्स, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट या ऑनरेबल गवर्नर्स नहीं आते, तो उनके बदले में कौन होता है, उनको कोई रिप्रेजेंट करने आता है, ठीक है। तो उनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर अगर किसी कंपनी के क्या मेंबर है तो वो अपने बदले किसी और को अपॉइंट करके जिनको सही लग रहा है एज अ रिप्रेजेंटेटिव, तो क्या सर वो प्रॉक्सी होगा, नहीं भाई, ठीक है, वो खुद भी एक ऐसा मेंबर की जैसा बंदा होगा। सच पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज देयर सेम राइट। अब वो जिस पर्सन को एज अ अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे, समझे जैसे कि ऑनरेबल गवर्नर मैम ने मेरे को अपॉइंट किया LV, मिस्टर LV को एज हर रिप्रेजेंटेटिव, तो अब मैं चाहूँ तो मैं किसी और को अपना क्या अपॉइंट कर सकता हूँ एज अ प्रॉक्सी, मतलब एक मेंबर के पास जैसे राइट होते हैं वैसे सेम राइट मेरे पास होंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। मेरे पास सेम राइट होंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर के रिप्रेजेंटेटिव के पास, ठीक है, क्योंकि वो खुद नहीं आ सकते। इसके अलावा सर समझो, अगर एक कंपनी में कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट क्या है वहां की मेंबर है, तो खुद आ पाएगी क्या, अरे एक कंपनी दूसरी कंपनी, कंपनी कोई लिविंग पर्सन थोड़ी नहीं होती एज अ नेचुरल पर्सन, तो उसके भी क्या आएंगे कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव। तो उस केस में क्या होगा, तो लिखा अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है ना, इफ इट इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, तो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिग बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके किसी पर्सन को क्या करेंगे ऑथोराइज, जो उनके बदले क्या बनेगा वहां का रिप्रेजेंटेटिव। और क्रेडिटर के केस में इंक्लूडिंग डिबेंचर होल्डर्स, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके वो भी ऑथोराइज करेंगे। अगर कोई कंपनी क्या है कहीं पे क्रेडिटर, क्रेडिटर्स की भी मीटिंग होती है ना, तुमको पता होगा, कई सारी स्कीम्स कई सारे अरेंजमेंट्स कई जगह पे हम लोग क्रेडिटर से पूछते हैं उसके बाद ही आगे बढ़ती है, क्रेडिटर को भी दुख दर्द पीड़ा होती है। एग्जाम्पल रिडक्शन ऑफ कैपिटल, एग्जाम्पल मर्जर अमालगमेशंस, एग्जाम्पल रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, बड़ा काम, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में वी हैव उनकी मीटिंग ऑल्सो, ठीक है। तो लिखा है पर्सन अपॉइंटेड शेल बी डीम टू बी अ मेंबर, ठीक है। अब जो भी पर्सन इनके लिए अपॉइंट होगा उसको भी हम लोग क्या मानेंगे सेम मेंबर के, और उसके पास भी मेंबर की जैसे सेम राइट होगी, जैसे वो खुद अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। तो एक चीज़ याद रखना, ये जो 12 और 13 में लिखा है, ठीक है, 112 और 113 में, ठीक है, तो यहाँ पे जो बंदे एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो रहे, दे आर नॉट प्रॉक्सी, दे आर जस्ट लाइक अ मेंबर। जैसे तुम और मैं मेंबर है कंपनी के, तो जैसे राइट होते हैं ना वैसे ही इनके पास भी राइट होंगे, ऑल्दो ये प्रेसिडेंट गवर्नर या बॉडी कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे एक मेंबर खुद अपने लिए प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं ना, तो ये रिप्रेजेंटेटिव अपने लिए प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। समझ में आया क्या। चलो आ जाओ, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन, ये क्या है सर, ऑफ कोर्स ये भी इजी है। अब ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, देखो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बोलता है भाई, अगर समझो, अगर आज मैं बोलो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है, तो बोलो अगर मेरे को जो वोटिंग हुई है, लॉ की लैंग्वेज में बोलो, इजी लैंग्वेज में, तो बोलता है टोटल नंबर ऑफ जो भी वोट कास्ट हुए इन दी फेवर आर मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट, मतलब कि जो वोट्स कास्ट इन फेवर आर मोर देन वोट कास्ट अगेंस्ट, तो वो क्या पास हो गया आपका OR। मतलब अगर मेरे को 50% से ज्यादा लोगों ने कोई चीज के ऊपर हाँ बोल दिया है, ठीक है, 50% से ज्यादा, 50% ज्यादा की अगर मेरे को हामी मिल गई है, तो अपने आप ही मेरा क्या पास हो गया OR। समझ में। और SR के केस में क्या होता है सर, इन जनरल हम लोग बोलते हैं 3/4। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल जो वोट कास्ट हुए है ना, तो जो फेवर में वोट कास्ट है वो क्या 3 टाइम्स एंड देन दी वोट कास्ट अगेंस्ट। समझो मेरी बात समझो, लॉ ने ऐसा बोला है कि अगर 3/4 ओवरऑल, समझो वो है 4 शेयर्स है, तो उसमें से 3 तो हाँ में आ गए, तो एक ही क्या बचा अगेंस्ट में। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि SR कब पास होता है, व्हेन दी वोट्स कास्ट इन दी फेवर आर 3 टाइम्स ऑफ दी वोट कास्ट अगेंस्ट, व्हेन दी वोट कास्ट इन दी फेवर आर 3 टाइम्स ऑफ दी वोट कास्ट अगेंस्ट, तो वो क्या बन जाता है SR। बस इतना याद रख लो। अच्छा SR ना इतना इजी नहीं होता, कोई भी चीज को आप SR नहीं बोल सकते हो। SR के लिए ना स्पेशल एक चीज क्या आपको स्पेशली बोलना पड़ेगा, जब मैं रेजोल्यूशन पास करूँ, जब तुमको मैं नोटिस भेज रहा हूँ कंपनी का कि भाई तुमको मीटिंग में आना और ये रेजोल्यूशन ये वाले मुद्दे को हम लोग एज एन SR पास करेंगे,
इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, लाइफ में काम आएगा एग्जाम में। वो बोलना चाह रहा है आपको स्पेशली बोलना पड़ेगा, नोटिस में लिखना पड़ेगा कि ये वाले रेजोल्यूशन को एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन हम लोग पास कर रहे हैं। ठीक है, तब देखो क्या लिखा है, देखो ये चीज लिखी है, पहले लिखा है नोटिस आपने प्रॉपरली दिया है, ठीक है, दोनों केस में है। ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू पास बाय वोट्स, ये जो भी चीज में आप दे रहे हो अल्टीमेटली, तो ये मेन पॉइंट है। ये क्या बोल रहा है, आपके जो वोट्स है, ठीक है, फेवर में, वो अगेंस्ट अगर ज्यादा हो रहे तो वो क्या हो गया, अपने आप रिजोल्यूशन पास हो गया। मतलब 50% से ज्यादा वोट अगर फेवर में आ गए तो अपने आप ही वो काम हो गया। सर सेकंड वाला बताओ ना, मेन चीज। पहले तो एक देखो इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला, आपके नोटिस में आपको क्या देना पड़ेगा, इंटेंशन टू प्रपोज और पास। ठीक है, आपको स्पेसिफिकली नोटिस में लिखना है कि ये वाला रेजोल्यूशन हम लोग किस इंटेंशन से दे रहे हैं, टू पास एज एन एसआर, एज एन एसआर आपको बताना है। इसके अलावा जो नोटिस है हैज बीन ड्यूली गिवन, इसका नोटिस भी प्रॉपरली देना है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो वोट कास्ट किसमें फेवर में, वो 3 टाइम्स है ऑफ द वोट कास्ट अगेंस्ट, तो अपने आप ही आपका क्या पास हो गया, एसआर। अब देखो ये भी है, इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू कि जो ऑर्डिनरी बिजनेस है वो हर बार ओआर होगा और स्पेशल बिजनेस एसआर होगा। मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया, दोनों अलग अलग चीज है, दो अलग है, ये दो अलग है। ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस अलग चीज है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन अलग चीज है। होप सो आ गया होगा। चलो, 115 और 116, ठीक है, ये सब कुछ बचा है। अभी ना अब कुछ ऐसे टॉपिक बचे, 111, 115, 116, 118, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है। इसको आज करे कि कैसे करे, चलो चलो चलो। हम्म, चलो एक तो ये वाला कर लो, 115 कर लो अभी। ठीक है, 115 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा भारी है, एक बार पढ़ लो, फिर बाकी कल से कर लेंगे, चलेगा ना। आई डोंट वांट टू गिव यू गाइस बर्डन, ठीक है, बर्डन के साथ नहीं पढ़ना, अपने को अच्छे से पढ़ना है, जितना पढ़ रहे हो उतना बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, ग्रेट। चलो आओ। तो ये क्या बोले सर, 115 स्पेशल नोटिस, ये अच्छा पॉइंट है ना, स्पेशल नोटिस। कई बार कई सारे बच्चे ये सब छोड़ के जाते, केवल कोरम प्रॉक्सी और ये सब कर लेते। बेटा कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया ना तो तुम अच्छा अच्छा आदमी नहीं लिख पाएगा, बिकॉज लिमिट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, ये क्या बोले स्पेशल नोटिस, समझो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कुछ 4 काम बताए हैं। ठीक है, अगर आप वो 4 काम आपको कराने हैं ना, ठीक है, तो यू नीड टू गिव स्पेशल नोटिस। कौन से 4 काम है सर, एक तो ये इसके दो, इसके दो। ठीक है, वो है, मतलब ये क्या बोले, जैसे समझो मैंने बोला, मैं कभी इसको तुमको उससे बुक से दिखाऊंगा, ये बोलते हैं जैसे कि समझो आज मैं जा रहा हूँ कि इसके बदले जैसे आज समझो मिस्टर एलवी ऑडिटर है, मैं चाह रहा हूँ कि यार मिस्टर एलवी का अपॉइंट नहीं, इसके बदले कोई और मिस प्राची अपॉइंट हो नेक्स्ट मीटिंग में, जो भी होने वाला है एज ऑडिटर या डायरेक्टर जो, या मिस्टर एलवी नीचे उसके बदले कोई और भी हो। तो ऐसे कुछ 4 पॉइंटर्स होती है, अगर मैं वो 4 बिजनेस कराने चाह रहा हूँ तो वो बिजनेस के लिए, वो रिजोल्यूशन पास कराने के लिए मेरे को कौन सा नोटिस देना पड़ेगा, स्पेशल नोटिस। मतलब वो काम, जैसे एग्जाम्पल मैं डायरेक्टर को रिमूव करवाना चाह रहा हूँ, तो वो ऐसे नहीं हो सकता, उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर मिस्टर एलवी डायरेक्टर आज उनको रिमूव करना है तो यू नीड टू गिव स्पेशल नोटिस। सर स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट क्या है, तो बोल रहा है कि जहां एक्ट में बोला गया है उसके लिए आपको वही चीज लगेगा, या आपके आर्टिकल्स में लिखा है ये काम करने के लिए स्पेशली आपको क्या चाहिए, स्पेशल नोटिस, तो यू नीड टू गिव स्पेशल नोटिस। वो क्या है सर, तो क्या स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड फॉर एनी रिजोल्यूशन, तो आपको उसका इंटेंशन देना है। इंपॉर्टेंट कौन दे सकते हैं सर, पहले तो अगर आप चाह रहे हो कि ये वाला काम करना है, मिस्टर एलवी को हमको डायरेक्टर के तौर से हटाना है, तो ये जो भी चाह रहा है नेक्स्ट मीटिंग में करना, तो वो मेंबर कितना परसेंट रखना पड़ता होगा कंपनी में, कम से कम 1% रखता है वोटिंग पावर का, या पेड अप शेयर कैपिटल का 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपए का वोटिंग क्या, सॉरी ये पेड अप शेयर कैपिटल रखता है। ठीक है, तो वो मेंबर कंपनी को क्या दे सकते हैं, स्पेशल नोटिस। अब अगर आपने स्पेशल नोटिस दिया, ठीक है, यही चीज यही लिमिट, कम से कम नॉट लेस देन नॉट 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या 5 लाख रुपए अगर आप रखते हो, तो आप तो इतनी औकात रखते हो कंपनी को नोटिस देने की। ठीक है, अगर अब आपने नोटिस दिया तो कंपनी प्रॉपरली इसको चेक करेगी, चेक करने के बाद आपका अगर नोटिस सही रहा तो मेंबर्स को नोटिस देगी, क्या, नोटिस टू बी सेंड नॉट अर्लियर इन 3 मंथ्स। अब समझिए ये पहला क्या है, अगर आप चाह रहे हो ना कि मीटिंग होने वाली है जब भी वहां पे ये वाला रेजोल्यूशन जब भी पेश होगा, तब ये होना चाहिए, स्पेशल नोटिस से ये काम होना चाहिए। तो ये जो आप स्पेशल नोटिस दोगे कितने दिन पहले और कम से कम कितने दिन पहले देना है, मैक्सिमम मिनिमम, तो बोल रहा है नोटिस टू बी सेंड टू कंपनी नॉट अर्लियर देन, मतलब जब भी मीटिंग होने वाली है उसके 3 महीने की भी पहले मत दे देना। समझ में, नॉट अर्लियर इन 3 मंथ्स, मैक्सिमम आप 3 महीने पहले दे सकते हो, लेकिन कम से कम कितने दिन पहले देना, 24 14 दिन पहले तो आप मेरे को बता देना कि यार आप ये वाला रेजोल्यूशन एज अ स्पेशल नोटिस आप देने वाले, ये वाला काम कराना चाह रहे हो, अगला जो भी एजीएम या ईजीएम जो भी होने वाला है, ठीक है, आपको देना है एक्सक्लूसिव। और कौन से डे को काउंट नहीं करेंगे, जिस दिन नोटिस दिया गया और जिस दिन मीटिंग है।
ठीक है, तुमको तो पता है ना, 2 दिन हम काउंट नहीं करते। फिर क्या, इमीडिएटली ऑन द रिसीट ऑफ, अब जैसे जैसी कंपनी को नोटिस मिला, ठीक है, कंपनी क्या करेगी, मेंबर्स को नोटिस टू इट्स मेंबर देगी रेजोल्यूशन का, मेंबर्स को बताएगी ना कि यार एक मेंबर है मिस्टर मिस्टर जितेश, जिसने मिस्टर एलवी को हटाने के लिए ये नोटिस दिया है, तो ये कंपनी बाकी सारे मेंबर्स को बताएगी। ठीक है, तो 7 दिन पहले मीटिंग के एटलीस्ट आपको बताना पड़ेगा। और जहाँ प्रैक्टिकेबल नहीं है नोटिस देना, मतलब ये पॉइंट बताना, तो आप कहाँ पे इसको एडवर्टाइज कर देना, इंग्लिश और वर्नेकुलर न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो लिखा नोटिस शैल बी पब्लिश एटलीस्ट इन 7 days बिफोर द मीटिंग। और ये 2 दिन काउंट नहीं करेंगे। और नोटिस किन चीज़ के लिए देना पड़ता है, 140 और 169 में जो पावर दिए गए, वही डायरेक्टर को रिमूव करना और ऑडिटर को रिमूव करना, या उसके प्लेस में किसी और को अपॉइंट करना, ये 4 पॉइंट होते हैं वहाँ पे। ये अगर आपको काम कराना है तो ये काम कराने के लिए स्पेशली आपको क्या देना पड़ता है, स्पेशल नोटिस। होप से समझ में आ गया होगा। आ गया क्या, जल्दी बताओ। देन विल वाइंड अप टुडे सेशन, आखिरी कुछ टॉपिक्स बचेंगे, कल मस्त उसको निपटा लेंगे। ठीक है, जल्दी बोलो। आया कोई डाउट? क्लियर है ना यार, ये देखो ये अच्छा पॉइंट था ना, इसको याद रखना। इस चैप्टर में ना लिमिट्स बहुत है, वंस यू मेक इट क्लियर ना, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट रिवाइजिंग यू गाइस कांट डू दिस, मतलब याद ही नहीं रहेगा, 2 दिन 4 दिन याद रहेगा, मैं वापस पूछूंगा भूल जाओगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। ठीक है, और इसको खत्म कर दे, चलो बाय।